हेलो एंड वेलकम टू द मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं, जोश में हैं। जी आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। जी हाँ, रे ऑप्टिक्स का पार्ट चल रहा है और इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म में डिस्पर्जन पढ़ा था। याद होगा, रेनबो फॉर्मेशन हो रहा था। रेनबो फॉर्मेशन अभी नहीं बोलूंगा, वो तो उसके एप्लीकेशंस में था आगे जाके। डिस्पर्शन में आपको याद है, एक व्हाइट लाइट जो कि किसी प्रिज्म से पास होती थी वो स्प्लिट हो जाती थी, उसके 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में विब्ग्योर नाम दिया गया था उसको, राइट। और हमने बोला कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हर एक कलर का वेवलेंथ अलग था और डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लिए जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो अलग अलग था, राइट। जिसके कारण क्या हुआ, अलग अलग कलर्स की स्पीड अलग हो गई और उनका डेविएशन भी अलग हो गया। ये बात हम बहुत अच्छे से समझते थे, डिस्पर्जन के बारे में पढ़ा था हमने। फिर कुछ फिनोमिनाज हमने पढ़े थे जो कि सनलाइट से रिलेटेड थे, उनके बारे में, जैसे रेनबो का फॉर्मेशन होना, या फिर उसके अलावा क्यों स्काई हमारा ब्लू कलर का दिखता है, सनराइज और सनसेट के दौरान क्यों सन रेड कलर का दिखता है। ये सारी बातें हमने की है ना लास्ट लेक्चर में। तो अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो देखो, इंपॉर्टेंट है, चीजें बहुत काम की है वहां से। और आज एक नया पार्ट हम शुरू करेंगे। इट्स ऑल अबाउट द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या है ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स? देखो भाई, सीधी सीधी सी बातें, नाम से भी पता चल रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट्स जो कि लाइट से रिलेटेड है ना। ऑप्टिक्स हम पढ़ ही रहे जिसमें लाइट के बारे में पढ़ते हैं, और यहां पे अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट्स जो कि लाइट पे बेस्ड है ना, जो काम कर रहे हैं लाइट से रिलेटेड। जैसे कि हमारे पास ये है टेलीस्कोप, ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तुम्हारे वो बाइनोक्यूलर होते हैं, वो दूरबीन जिसे तुम लोग कहते हो, है ना, वो भी तो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। कैमरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। मैग्नीफाइंग ग्लास एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। फिर माइक्रोस्कोप जो हम यूज करते हैं लैब में, वो भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। अपार्ट फ्रॉम दिस तुमने देखा होगा कलाइडोस्कोप करके एक आता है, उसमें पैटर्न्स दिखते हैं अलग अलग कलर के, है ना। फिर पेरिस्कोप भी होता है ऐसे। तो ये सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास जो अवेलेबल होते हैं, जिनसे हम बहुत सारे काम करते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में जरूरत पड़ती है, ठीक है। कैमरा तो सबको जरूरत पड़ती है इनफैक्ट। सो यस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स है। बट हमारे सिलेबस में जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उनमें हम सबसे पहली जो बात करेंगे, इट्स ऑल अबाउट द माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स से हम डील करने वाले हैं हमारे कोर्स में। टेलीस्कोप की स्पेलिंग देख लेना, माइक्रोस्कोप की स्पेलिंग भी देख लेना। इनके बारे में समझेंगे कि भाई क्या इनका कंस्ट्रक्शन है, कैसे ये वर्क करते हैं, है ना, और क्या इनमें फॉर्मूलाज वगैरह हम लगाने वाले हैं, ये सब कुछ आज देखेंगे। लेकिन उससे पहले इन चीजों को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा विजुअल एंगल को। क्या है ये विजुअल एंगल, आओ समझते हैं। विजुअल एंगल, भाई सीधी सी बात है, मान लो कोई आंख है यहां पे, है ना, तुम्हारी आंख, मेरी आंख, किसी की भी हो सकती है। यहां से हमने बोला ठीक है भाई, ये इसके एक ऐसी होती है आंख कुछ, हाँ, कोई ऑब्जेक्ट जो यहां पे रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट जो यहां रखा हुआ है, अगर वहां से लाइट रेज देखो तो वो लाइट हमारी आंख पे एक एंगल सबटेंड करती है, एंड दिस एंगल इज नथिंग बट द विजुअल एंगल। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, वहां से कोई लाइट आई, वो हमारी आंखों पे एक एंगल सबटेंड कर रही है, नोन एज दिस विजुअल एंगल। और कहा जाता है कि अगर विजुअल एंगल बड़ा है तो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देगा। तो यहां पे बात बोली गई कि अगर ये विजुअल एंगल लार्ज है, अगर ये विजुअल एंगल लार्ज होता है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं ना, क्लियरली हम उसको देख सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट इज क्लियरली विजिबल, क्लियरली विजिबल। और अगर ये स्मॉल हो जाए, वैसे तो स्मॉल ही होता है क्योंकि हमारी आंख कितनी बड़ी होगी, है ना, हमारी आंख कितनी सी होती है, तो उसके लिए एंगल वैसे तो स्मॉल होगा, लेकिन उसके भी रिस्पेक्ट में समझो। पहली बात, एंगल छोटा है, हां बिल्कुल एग्री करते हैं, लेकिन उस छोटे एंगल में भी अगर ये थीटा का वैल्यू छोटा है तो यहां पे ऑब्जेक्ट जो होगा वो विजिबल नहीं होगा। और अगर ये एंगल बड़ा होता है तो ऑब्जेक्ट विजिबल होता है। तो हमारा टास्क क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने का। हम यही तो चाहते हैं कि हम जो भी चीजें देखें वो साफ साफ दिखाई दे। अब किसी की आंखें खराब हो जाती, जैसे मेरी हो गई, है ना, तो हम क्या करते हैं, फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। ये भी तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक तरह से। और इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कि वो जो भी ऑब्जेक्ट हम देखें उसको साफ साफ दिखाए वो, ठीक है।
तो बेसिकली हमारे पास जो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका मेन पर्पस क्या है कि वो इस विजुअल एंगल को बड़ा करते हैं जिससे कि हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकें। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हम यहां खड़े हैं और ये पेन मैंने यहां पे रखा हुआ है। अभी पेन मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे पेन को मैं दूर ले जाऊंगा ये पेन की विजिबिलिटी कम होती जाएगी। देखो जरा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर होता जाएगा वो जो एंगल सबटेंड हो रहा था वो छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर होता जाएगा आप देख रहे हो एंगल छोटा होता जा रहा है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो लेस विजिबल है, अगर ऑब्जेक्ट पास है तो मोर विजिबल है। सही बात है ना ये वाली बात? यहां पे कोई समस्या तो नहीं है। तो मेन पर्पस क्या है हमारा कि हमें इस विजुअल एंगल को बड़ा रखना है जिससे कि हम चीजों को बहुत क्लियरली देख सकें। अब इसके लिए अंदर हमारी आंखों में तुम्हें सिलियरी मसल्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो सिलियरी मसल्स क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सपैंड होती है, उससे वो क्या होती है? लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करती रहती है। हमारे आंख में भी यहां पे भी एक लेंस लगा होता है ना, तुम्हें पता होगा। ऐसे सिलियरी मसल्स होती है। बुढ़ापे में जाके सिलियरी मसल्स कमजोर हो जाती है जिससे आंखों की रोशनी, मतलब हमारा बुढ़ापा नहीं आया अभी, है ना। हमारे चश्मा लगने की वजह कुछ और है। बुढ़ापे में सिलियरी मसल्स वीक हो जाते हैं जिसकी वजह से वो अलग दिक्कत होती है, फिर दिखना कम हो जाता है। सो हमारे पास ये सिलियरी मसल्स है, ये क्या करते हैं? इस लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करते रहते हैं जिससे कि क्या होता है कि हम क्या करते हैं? फिर ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। लेकिन पता है तुम्हें, एक आंख की जो कैपेबिलिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने की वो होती है 25 सेंटीमीटर्स की। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आंख से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो आप उसको क्लियरली देख सकते हो। अगर 25 सेंटीमीटर से तुम ज्यादा करोगे तो उसकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी। 25 सेंटीमीटर से आगे लेके आओगे तो सर एंगल तो बढ़ जाएगा ना उसमें। 25 सेंटीमीटर से अगर मैं ऑब्जेक्ट को आगे ले आता हूं तो उसे देखो ना, एंगल बढ़ गया, एंगल का वैल्यू इंक्रीज हो गया, बिल्कुल इंक्रीज होता है। लेकिन हमारे आंखों की टेंडेंसी नहीं है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सके जिसका डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर से कम हो जाए। ये हमारे आंखों की टेंडेंसी नहीं है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सके जिसका डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो। और अगर डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया था ना, वहां पे कम किया मैंने, सॉरी, तो भी हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते। ठीक है, तो हमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल एकदम परफेक्टली साफ साफ देखना है तो ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रखोगे। इसको लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि क्लियर विजन। तो ये 25 सेंटीमीटर है। अगर ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से बड़े ज्यादा डिस्टेंस पर रखा तो विजुअल एंगल छोटा हो जाएगा। विजुअल एंगल छोटा होते ही हमें विजिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है सर, तो ऐसा करो ना, इसको पास ले आओ। ऑब्जेक्ट को जैसे पास लाओगे विजुअल एंगल तो बड़ा हो गया, मतलब अब ऑब्जेक्ट और ज्यादा क्लियर दिखना चाहिए। नो डाउट, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूं, लेकिन हमारे आंखों की एक टेंडेंसी है कि जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा जाता है हम उसको क्लियरली देख पाते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे आता है हमारी आंखों पे जोर पड़ता है और आंखों में चुभन होती है। होता है, तुम्हें भी करके देख लो। ये हाथ को यहां रखो, बिल्कुल बढ़िया दिखेगा। अरे वाह सर, हमारा हाथ कितना शानदार है। पास लेकर आंखों पे जोर पड़ना शुरू करेगा। आंखें बड़ी कर दोगे तुम लोग, अपनी आंखों पे जोर पड़ता है। तो यही बात कह रहा हूं कि अगर तुम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को 25 सेंटीमीटर से कम करोगे तो तुम्हारी आंखों पे जोर पड़ेगा और अगेन तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाओगे। कोशिश करना चाहते हो, इस पेन पे कुछ लिखा हुआ है, अगर इस पेन पे लिखा हुआ मैं पढ़ूंगा और एकदम यहां ले आऊंगा तो यहां मुझे नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं यहां पर देखूंगा, अच्छा मुझे समझ आ रहा है क्या लिखा है इसके ऊपर, समझ रहे हो ना बात को। तो विजुअल एंगल जो होता है ये हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपको कब प्रॉपर्ली विजिबल हो पाएगा। विजुअल एंगल अगर ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली विजिबल होगा, लेकिन अगर विजुअल एंगल कम है तो ऑब्जेक्ट आपको लेस विजिबल होगा। लेकिन 25 सेंटीमीटर से आगे जैसे ही आए आप तो यहां पे विजुअल एंगल फिर फेल हो जाएगा और यहां पे तुम्हारी आंखों की टेंडेंसी मैटर करती है, क्योंकि किसी भी नॉर्मल आई की टेंडेंसी नहीं है कि वो जैसे ही आप डिस्टेंस को कम करते जाओ तो उसको पढ़ पाए। दिक्कत होती है हर किसी को। मैं नॉर्मल आई की बात बोल रहा हूं, ये मत बोला सर आपको चश्मा लगा है या हमें चश्मा लगा है तो हमें तो दिक्कत है ना। नहीं, नॉर्मल आई के लिए भी ये बात बिल्कुल सही रहेगी।
तो शुरुआत करेंगे हम लोग विजुअल एंगल से। मैंने बस तुम्हें एक थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया है, इनके बारे में भी और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आगे सारी बातें आएगी अभी, ठीक है। चलो भाई, तो सर ये ठीक है, विजुअल एंगल तो समझ गया हम लोग कि मतलब ये थीटा डिपेंड करता है। अगर थीटा बड़ा है तो चीजें क्लियरली दिखाई देगी, थीटा अगर छोटा है तो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई नहीं देगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज करते हो, इनका मकसद क्या है कि ये इस विजुअल एंगल को बड़ा करते हैं। हां, जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, तो तुम क्या करोगे? अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है तो हम सर दूरबीन से देखेंगे उसको, या बहुत ही ज्यादा दूर रखा है फिर टेलीस्कोप का यूज करेंगे हम लोग। तो ये जो हम बाइनोक्यूलर या फिर दूरबीन जिसे कहते हैं, उसका यूज अगर हम करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम उस चीज को, ये जो दूर कहीं कोई चीज रखी है, उसको क्लियरली देख पा रहे हैं। कैसे देख पा रहे हो? तो वो जो तुम्हारा बाइनोक्यूलर था वो क्या करता है, इसके लिए जो विजुअल एंगल बन रहा था उसको इंक्रीज कर देता है। समझ रहे हो बात को? ये ऑब्जेक्ट कहीं दूर रखा था, मैंने बाइनोक्यूलर का यूज किया तो मुझे पता चला कि यार ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। कैसे दिखा? तो अभी जो ये विजुअल एंगल बना रहा था थीटा डैश, बाइनोक्यूलर क्या करता है? बाइनोक्यूलर क्या करेगा? इस विजुअल एंगल को इंक्रीज कर देगा। वो इस थीटा डैश को इंक्रीज कर देगा, और जैसे थीटा डैश इंक्रीज होगा हमें चीजें साफ साफ दिखाई दे जाएगी। फिर समझ रहे हैं आप लोग बात को? वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट छोटा सा है तो उसका भी विजुअल एंगल छोटा ही बनेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझाऊं इसको। ये तो बड़े ऑब्जेक्ट मैंने बना दिए मान लो कोई छोटा ऑब्जेक्ट तुम देखने की कोशिश कर रहे हो, है ना, ये छोटू सा ऑब्जेक्ट। अब ये छोटा सा ऑब्जेक्ट, तुम भी समझदार हो, हम भी समझदार, कितना सा एंगल बनाएगा, है ना, कितना सा, इतना सा कि मैं उसको ड्रॉ भी नहीं कर सकता हूं ढंग से। तो ये कोई छोटा ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत छोटा सा एंगल बनाता है। तो सर ऐसे टाइम पे क्या करें? विजुअल एंगल तो बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया। ये देखो, ये रहा विजुअल एंगल, इतना सा विजुअल एंगल है, तो ये इसको तो देख ही नहीं पाएंगे हम लोग साफ साफ। तो आप क्या करते हो? आप माइक्रोस्कोप का यूज करते हो। माइक्रोस्कोप से क्या होता है? वो इसको बड़ा करके दिखा देता है, वो इसको बड़ा करके दिखाता है। बड़ा करके दिखाने का मतलब क्या था? इस छोटी सी चीज को बड़ा करके दिखाता है माइक्रोस्कोप। क्यों? ताकि विजुअल एंगल बड़ा बन सके, ताकि विजुअल एंगल बड़ा बन सके। तो अल्टीमेटली पिक्चर क्या है? विजुअल एंगल पे टिकी हुई है। विजुअल एंगल से ही हम चीजों को डिफाइन कर रहे हैं कि भाई वो बड़ी है या छोटी है ना। तो यहां पे छोटे ऑब्जेक्ट छोटा विजुअल एंगल बनाते हैं, यहां पे आई पे। तो आप क्या करते हो? माइक्रोस्कोप का यूज करते हो। माइक्रोस्कोप से वो क्या करता है? ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देता है। बड़ा ऑब्जेक्ट मतलब विजुअल एंगल बड़ा होगा। विजुअल एंगल बड़ा यानी कि चीजें क्लियरली दिखाई देगी। तुम भावनाएं समझ रहे हो विजुअल एंगल की, कितना जरूरी है वो हमारे लिए, है ना। तो ये सारी बातें अगर तुम्हें नोट करनी तो कर लिया, सभी ने नोट कर तो लिया होगा ना, नहीं किया फटाफट से कर लो नोट। बहुत ही शानदार। चलो भाई, तो हम बात करेंगे विजुअल एंगल की। तो क्या है विजुअल एंगल? ये थीटा जो होता है इसको विजुअल एंगल कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारी आंख से कुछ डिस्टेंस पे रखा है, यू डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहां पे ये ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती है वो हमारे आंख पे कुछ एंगल सबटेंड कर रही है। ये जो ऑब्जेक्ट है हमारी आंखों पे कुछ एंगल सबटेंड करता है। दिस एंगल इज नोन एज द विजुअल एंगल। एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का पर्पस क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का पर्पस यह है कि वो इस विजुअल एंगल को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सके। इंक्रीजेस दिस एंगल आर्टिफिशियली इन ऑर्डर टू इंप्रूव द क्लैरिटी। यही तो बात मैंने भी बोली। तो कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा? इस विजुअल एंगल को बड़ा करता है, सो दैट आप उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सको। समझ रहे हो मेरा बात को? अब देखो भाई, यहां पे एक बात समझो, इसको अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो यहां से विजुअल एंगल निकालो तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो tan थीटा बनेगा, परपेंडिकुलर की जगह मैंने लिखा h और बेस की जगह हमने लिख दिया u। ठीक है? हाँ सर। अभी समझना बात को, यहां पे पोल ले लो और इधर की तरफ साइड पॉजिटिव पॉजिटिव थोड़ी देर के लिए मान लो। मानने में क्या जा रहा है तुम्हारा? तो मैंने बोला सर यहां पे पोल हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। इधर की साइड जो भी डिस्टेंस होती है मैं पॉजिटिव लेता हूं, u मैं पॉजिटिव लूंगा, ऊपर वाली डिस्टेंस भी पॉजिटिव लूंगा।
देखो भाई, एक और बात जो इंपॉर्टेंट है वो समझना, सिंस और आई इज स्मॉल, therefore generally विजुअल एंगल, जनरली तो नहीं लिखना चाहिए बट हां हमेशा ही विजुअल एंगल जो होता है वो छोटा ही होता है। अब इस छोटे और उस छोटे में अंतर समझो। ये छोटा होने का मतलब क्या है, विजुअल एंगल छोटा होने से क्या फायदा मिलेगा, tan थीटा को आप थीटा लिख सकते हो, ठीक है। ये वाला छोटा होना और वो जो मैं बड़ा छोटा बोल रहा हूं उसमें अंतर है थोड़ा सा। सो दिस कैन बी रिटन एज थीटा इज इक्वल्स टू h बाय यू। अब इस विजुअल एंगल को देखो, अगर ये विजुअल एंगल बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाता है तो ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखेगा। अगर ये विजुअल एंगल थोड़ा सा बड़ा होगा, इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अभी हम लोग, है ना, समझो होता ना। चलो सर हम लोग तो बड़े हैं, हमारे रेस्पेक्ट में चींटियां छोटी है, जरा चींटियों के रेस्पेक्ट में देखो, एक छोटी चींटी होती है, एक बड़ी चींटी होती है ना। तो ये वो वाली बात हो गई है बेसिकली, हमारे रेस्पेक्ट में चींटियां छोटी है, छोटी है, उसके लिए tan थीटा को थीटा लिख सकते हो। लेकिन जरा चींटियों के में भी देखो, तो एक होती है बड़ी वाली चींटी, एक होती है छोटी वाली चींटी। तो अगर ये चींटी बड़ी वाली है तो विजिबिलिटी क्लियर है, अगर ये चींटी छोटी वाली है तो कम विजिबल होगी, वो में कम दिखाई देती है वो, है ना। आई थिंक समझ रहे हो विजुअल एंगल की बात। ये डायग्राम बनाना है विजुअल एंगल में, वो वाली बातें लिख लेना और ये सब कुछ मेंशन कर लेना यहाँ पे, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किया नोट सभी ने, बहुत ही शानदार। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द नियर पॉइंट। मैंने क्या बोला था, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी आंख से, किसी आई से 25 सेंटीमीटर पे रखोगे तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्लियरली विजिबल होगा। दिस पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज द नियर पॉइंट। कुछ लोग इसको प्यार से लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन या फिर लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं, ठीक है। तो तुम्हें अच्छा लगे तो वो भी बोल सकते हो, जैसे यहां पे देखो, लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, ठीक है। तो भाई देखो भाई, नियर पॉइंट क्या है, नियर पॉइंट वो जगह है, नियर पॉइंट वो जगह है जहां पे ऑब्जेक्ट को रखने से वो बिल्कुल साफ साफ नजर आता है, बढ़िया फुल एचडी वाली इमेज नजर आएगी तुम्हें, ठीक है। सो क्या बोले, नियर पॉइंट वो जगह है जहां पे ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो वो बिल्कुल साफ दिखता है, इतना साफ कि जैसे हम क्या करते हैं, अपने हाथ को देखते हैं, ओहो सर इतना साफ हाथ, बिल्कुल हाथ की लकीरें तक दिख रही है ना। तो मतलब समझ गए होंगे तुम लोग बात को, है ना। सो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड द नियर पॉइंट या फिर लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। और इस जगह पे जो विजुअल एंगल बनता है, कुछ लोग उसको अल्फा कहते हैं जैसा डायग्राम में लिखा है, बट मैं इसको थीटा नॉट से बोलता हूं। एंड दिस इज द मैक्सिमम विजन एंगल, दिस इज द मैक्सिमम विजन एंगल। मैं इसको थीटा नॉट से डिनोट करूंगा और ये होता है मैक्सिमम विजन एंगल। So it is the visual angle है ना, the maximum visual angle theta naught is subtended on the eye when the object is at the near point। जब ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पे होगा तो यहां पे मैंने विजन लिख दिया क्या, वहां पे भी विजुअल है, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, इट्स विजुअल, माफ करना मुझे ना, एवेंजर्स का विजन याद आ गया था मुझे, कोई बात नहीं। So this is the formula for the maximum visual angle, ठीक है। एंड h यहाँ पे साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा एंड d is the least distance for clear vision। d जो है वो 25 सेंटीमीटर ही लेना है। तो किसी के मन में ये शंका नहीं रहनी चाहिए कि सर d का वैल्यू क्या चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। फॉर अ नॉर्मल आई दिस शुड बी 25 सेंटीमीटर। अगर किसी के लिए 25 से कम या ज्यादा हो गया तो उसकी आंख नॉर्मल नहीं होगी। तुम्हारे लिए भी 25 सेंटीमीटर होगा, मेजर करके देखो। अच्छा इसके लिए और तरीका बताता हूं, बहुत अच्छे से समझ आएगा। पढ़ाई करते टाइम पे जब तुम पढ़ते हो तो कुछ होते जो टेबल एंड चेयर का यूज करते हैं पढ़ने के लिए, और कुछ होते जो ऐसे बिस्तर पे लेट के पढ़ते हैं ना। जनरली क्या होता है, जब हम बिस्तर पे लेट के पढ़ते हैं तो किताब यहां होती है ऐसे करके। अच्छा इस केस में जो बुक है वो आपकी आंखों से
25 सेंटीमीटर से लेस डिस्टेंस पे हो जाती है, जिसके कारण पढ़ते पढ़ते तुम्हारे आंखों पे पड़ता है स्ट्रेस, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण कुछ नहीं होगा सर, नींद आ जाएगी। और तुमने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है जब तुम बेड पे लेटे लेटे पढ़ते हो तो सो जाते हो, है ना। लेकिन वहीं पे अगर तुम टेबल और चेयर का यूज करते हो तो वहां पे तुम किताब को रखते हो टेबल पे, खुद बैठते हो चेयर पे, ऐसे पढ़ोगे तो डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर के लगभग बन जाएगा, और उस केस में तुम्हारे आंखों पे लोड कम रहेगा, एंड यस आपको नींद भी कम आएगी। आंखों पे स्ट्रेस कम है तो नींद ज्यादा नहीं आती उस टाइम पे, है ना। नहीं सर हमें तो तब भी नींद आ जाती है ना, कुछ लोगों के साथ होता है तब भी नींद जाती है, मुंह धो लेना उस टाइम पे जाके, अच्छा लगेगा फिर तुम्हें। आई थिंक ये भी लीस्ट डिस्टेंस वाली बात समझ आती है। 25 सेंटीमीटर है, इससे कम डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो तुम्हारी आंखों पे पड़ेगा लोड, स्ट्रेस, है ना। तुम्हारी आंखें ऐसे बड़ी बड़ी सी हो जाएगी और तुम्हें फिर चीजें देखने में दिक्कत होगी, हमेशा नहीं, उस टाइम पे जिस चीज को तुम देख रहे हो, ठीक है। चलो भाई नोट कर लो नियर पॉइंट को भी। नियर पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा तो मैक्सिमम विजुअल एंगल बनेगा उस टाइम पे। नियर पॉइंट पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तो उस टाइम पे मैक्सिमम वाला विजुअल एंगल बनता है, ठीक है। छाप लिया होगा सभी ने, पक्का। बढ़े आगे, ओके। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द माइक्रोस्कोप। सबसे पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास आता है वो होता है माइक्रोस्कोप। तुमने अपने लैब में देखा होगा, इस टाइप का माइक्रोस्कोप तुमने देखा है, बट तुम्हें पता है ये जो होता है ये एक कंपाउंड यानी कि कॉम्प्लेक्स वाला है ना, इट इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये जो आपने देखा इट इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। तो माइक्रोस्कोप का पर्पस क्या है कि सर ये भी छोटे विजुअल एंगल को बड़ा करके दिखाता है जिससे कि ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखे, या फिर एक आम आदमी की भाषा में, क्योंकि देखो भाई ये विजुअल एंगल तो तुम तो बंदे हो फिजिक्स के, तुम्हें तो समझ आ जाएगा, लेकिन किसी आम आदमी से जाके बोलोगे बाहर अंकल आपको पता है विजुअल एंगल, तो अंकल के समझ थोड़ी आएगी ये सारी बातें, अंकल ने थोड़ी पढ़ा विजुअल एंगल, है ना। तो अंकल को क्या समझाओगे माइक्रोस्कोप के बारे में, माइक्रोस्कोप के बारे में अंकल को क्या समझाएंगे, बोलेंगे अंकल आपको पता है माइक्रोस्कोप जो होता है ना वो एक छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है, बस। अंकल खुश हो जाएंगे, बोले क्या बात है, कितना इंटेलिजेंट है हमारा लड़का ना। चलो भाई, तो आई थिंक समझ आती होगी तुम्हें बात। तो एक माइक्रोस्कोप का काम क्या है कि वो किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा सकता है, उन छोटे ऑब्जेक्ट्स को जिनको आप अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हो। बैक्टीरिया को नहीं देख सकते हो ना तुम लोग, सेल नहीं देख सकते हो। तो हमने कुछ एक एक्सपेरिमेंट किए होंगे बायो में भी, जैसे वो प्याज का वो क्या बोलते हैं उसको, एक छिलका सा निकालते हैं ना और उसका फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने तो किया था, कुछ सेल दिखाने की कोशिश करते हैं वो लोग उसकी, मुझे भी पता नहीं था कि क्या है वो, बस हमने कर लिया था, अच्छा लगा था देख के, तो बस ऐसा ही था। तो ऐसा होता है भाई, देखना होगा तुम लोगों ने, है ना। बायो लैब में मिल जाएगा, केमिस्ट्री लैब में मिल जाएगा, फिजिक्स लैब में पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, बट देख लेना तुम्हारे साइंस लैब में मिल जाएगा, ये अच्छा है बोल रहा है ना। दो टाइप के माइक्रोस्कोप हमारे पास होते हैं, पहला होता है सिंपल वाला माइक्रोस्कोप, दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना। भाई जीवन में हमने दो टाइप के माइक्रोस्कोप देखे हैं, पहला है सिंपल वाला, दूसरा है कंपाउंड वाला। तुमने देखे होंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऐसा होता है, तुमने वो साई-फाई वाली पिक्चरें जो होती है उनमें देखा होगा, साइंटिस्ट लोग जब रिसर्च करते हैं तो क्या होता है, सर वो कोई एलियन का स्पेसशिप आके लैंड करा था तो उसका कोई सैंपल मिला, तो सैंपल को किस पे सर्च करते हो, है ना, इसी पे तो स्टडी करते हो उसकी। हाँ, सिंपल वाला माइक्रोस्कोप क्या होता है बेटा, ये होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। ये तो वही है जिससे हम खेलते थे, हाँ तुम खेलते थे, और जो डिटेक्टिव लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी तो ये करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते रहते हैं। हाँ, वो क्यों देखते हैं, ताकि कोई छोटा ऑब्जेक्ट उनको बड़ा दिख सके, ठीक है, कोई छोटा ऑब्जेक्ट उनको बड़ा दिख सके, इसलिए वो यूज करते हैं। फिर तुमने देखा होगा आजकल ज्योतिष लोग भी जो होते हैं, पंडित जी है ना, वो हाथ दिखने के लिए भी ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास, तुम्हारी कुंडली में ये है, तो समझ गए ना तुम लोग बात को, वो वाली बात है ये, है ना। सो दो टाइप के माइक्रोस्कोप आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला होगा सिंपल वाला माइक्रोस्कोप, दूसरा होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में आता है मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसमें एक सिंगल लेंस लगा होता है, सिंगल लेंस की कहानी चलेगी यहां पे, ठीक है। फिर आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जहां पे आपके पास में दो लेंस का काम पड़ने वाला है, दो लेंस से हम इन चीजों को समझेंगे, ओके। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले मैग्नीफाइंग ग्लास सिंगल लेंस की बात करते हैं। ये नोट करना है तुम्हें, कर लो भाई नोट, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कर लो। हाँ, इस मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए हम देखेंगे क्या है भाई, विजुअल एंगल,
क्या होता है इसका मैग्नीफाइंग पावर, आओ जरा समझते हैं इसके बारे में। जब मैंने बोले एक सिंपल माइक्रोस्कोप, तो मैं कहता हूं भाई ये वो मैग्नीफाइंग ग्लास है जो हम बचपन में यूज करते थे। तुमने इवन वो देखा होगा, आग तक लगा सकते थे इससे। पेपर पे अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से आप सन की लाइट को क्या करते हो, किसी जगह पे इंसिडेंट करवाते हो तो वहां आग लग जाती है। किया होगा तुमने अभी, तुमने अगर तुम शरीफ हो तो तुमने नहीं किया होगा, मैंने तो किया भाई, आग भी लगाई है पेपर में, अच्छा मजा आता है। A simple microscope is one that uses a single lens for magnification such as a magnifying glass, है ना, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है। ये है कहानी एक सिंपल माइक्रोस्कोप की। ये देख लो भाई, ऐसे ही होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। ये डिटेक्टिव आंटी सॉरी दीदी है ना, तो समझ गए होंगे तुम लोग बात को। एनीवेज चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मैग्नीफाइंग पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मैग्नीफाइंग पावर। तो क्या होता है भाई मैग्नीफाइंग पावर, तुमने देख ही लिया होगा। इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द विजुअल एंगल विद द इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम विजन एंगल। देखो भाई, मैक्सिमम वाला विजुअल एंगल तो तभी मिलता है जब आप ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट पे रखते हो, तो सही बात है जी। यानी कि यहां पे विजुअल एंगल थीटा नॉट हो जाएगा। और विजुअल एंगल की बात करें, जब कोई इंस्ट्रूमेंट आप यूज करोगे तो उस टाइम पे वो थीटा हो जाएगा। सो थीटा अपॉन थीटा नॉट इज द मैग्नीफाइंग पावर। ये फॉर्मूला याद रखना, काम आएगा भी आगे चल के काम आने वाला है, ठीक है। तो ये सारी बातें लिखी है यहां पे। एक और बात समझिएंगे कि जो मैग्नीफाइंग पावर होता है, इसी को आप एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहेंगे। तो कहीं पे अगर एंगुलर मैग्निफिकेशन आ जाए तो घबरा मत जाना, मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करके लिख देना, एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो कहीं पे भी अगर एंगुलर मैग्निफिकेशन लिखा होता है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो मैग्नीफाइंग पावर ही पूछेगा। आप विजुअल एंगल निकालो डिवाइडेड बाय थीटा नॉट, यानी कि मैक्सिमम विजुअल एंगल कर दो, तो मैग्नीफाइंग पावर मिल जाएगा। अच्छा, किसी भी माइक्रोस्कोप से, सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करूं तो उसका मैग्नीफाइंग पावर कितना हो सकता है। तो सपोज सर दिस इज कोई ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया, सिंगल लेंस। मैग्नीफाइंग पावर में यही तो होता है, यहां पे ऐसे हैंडल बना होता है ना। तो यहां से हमने बोला कि सर ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक लाइट रे इधर जाएगी और क्या होगा इसका, ये यहां से पास होगी एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से। इसको जरा पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, है ना। समझ इस बात को, ठीक है। मान लो यहां पे कहीं मैंने क्या बोला कि यार यहां पे ऑब्जेक्ट रखा था और इस मैग्नीफाइंग ग्लास की वजह से ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनी। इमेज का हाइट h डैश बोल देता हूं, ऑब्जेक्ट का हाइट में h बोल देता हूं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u होता है फ्रॉम द लेंस, इमेज का डिस्टेंस v होता है फ्रॉम द लेंस। देखो भाई, आप देख रहे हो यहां पे ये ऑब्जेक्ट ने विजुअल एंगल बनाया थीटा, ठीक है। सो किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप की, किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए अगर मुझे मैग्नीफाइंग पावर या फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन फाइंड करना है तो क्या करूंगा। इट्स अ सिंपल माइक्रोस्कोप एंड द मैग्नीफाइंग पावर इज गिवन बाय थीटा डिवाइडेड बाय थीटा नॉट। बेटा यहां थीटा क्या होगा, थीटा स्मॉल होता है h बाई यू। अरे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलते हो ना तुम लोग, सो थीटा की जगह लिख दिया h बाई यू। लेकिन यहां समझो, ये लेंस से राइट साइड जो डिस्टेंस होती है पॉजिटिव होती है, लेंस के लेफ्ट की तरफ जो डिस्टेंस होती है नेगेटिव होती है, तो यहां पे आएगा माइनस का u डिवाइडेड बाय थीटा नॉट, मैक्सिमम विजुअल एंगल h अपॉन माइनस का d। अगर ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट पे रखोगे तो वो कितना एंगल बनाता है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, एक काम करते हैं, ये लो, ये रहा ऑब्जेक्ट हमारा। ये ऑब्जेक्ट को सर हमने रख दिया नियर पॉइंट पे, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया नियर पॉइंट पे, ये लो थीटा नॉट बना दिया उसने। ये ऑब्जेक्ट कहां रख दिया है, नियर पॉइंट पे रख दिया इलाके मैंने। ऑब्जेक्ट को जब नियर पॉइंट पे रखा तो जो उसने विजुअल एंगल बनाया वो थीटा नॉट था, तो थीटा नॉट हो जाएगा h बाय डी। तो h बाई डी, साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए चला मैं। यहां से आप देखोगे h से तो h मर जाएगा और माइनस से माइनस मर जाएगा, एंड द वैल्यू फॉर द मैग्नीफाइंग पावर कम्स आउट बी d बाय u। ये लो भाई, ये है
एंगुलर मैग्निफिकेशन और द मैग्नीफाइंग पावर फॉर द सिंपल माइक्रोस्कोप। खत्म, बस। अच्छा, तुम्हारी आंख नहीं बनाई ना, लो जी, ये लो, आंख भी बना दी, है ना। समझते हो बात को तुम लोग? तो किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए अगर मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करनी है, सो इट कम्स आउट बी डी बाई यू। ये एच, ये यू, ये एच डैश, ये वी। एच डैश और वी से मुझे मतलब, मुझे इमेज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मुझे तो फर्क पड़ता है ऑब्जेक्ट को कहां रखें। तो थीटा बाई थीटा नॉट, थीटा जो होगा एच बाई यू हो जाएगा, थीटा नॉट हो जाएगा एच बाई डी। लिखा, सॉल्व करा, आंसर यह है डी बाई यू। अब यहां पे दो केस बनते हैं। पहला होता है जहां पे नॉर्मल एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे जगह पे रखते हैं कि इमेज बड़ी एकदम इंफिनिटी पे बने, ताकि हम उसको क्लियरली देख सके, है ना। और यहां पे मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो मिनिमम हो जाता है। चलो अभी आएंगे उस केस पे भी, पहले इसको नोट कर लो, करना है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिए नोट सभी ने? पक्का? ओके, आगे बढ़ेंगे। यहां पे देखो वही बात लिखी है, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर डी बाई यू होता है ना। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर, अ वर्चुअल मैग्नीफाइड एंड द इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड। ये तो तुम भी जानते हो। ये कैसा लेंस दिख रहा है तुम्हें? कॉन्वेक्स लेंस है, या फिर मैं बोल सकता हूं इट इज अ, किस टाइप का लेंस है ये? कन्वर्जिंग लेंस है ये। तो किसी भी कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस की कहानी तो तुम जानते ही हो, और ऐसा तो है नहीं कि पहले कभी पढ़ा नहीं तुमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। ये ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी इमेज डेफिनेटली सेम साइड ही बनेगी। कैसी बनेगी? मैग्नीफाइड है इमेज, और कैसी होगी सर? इमेज पहली बात मैग्नीफाइड है, सच में लाइट रेज नहीं मिल रही है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, तो सारी प्रॉपर्टीज वहां लिखी है। इमेज से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो यहां पे विजुअल एंगल डिफाइन करना है एज पर द कॉन्सेप्ट। यहां पे देखो इसने विजुअल एंगल बीटा ले लिया है, तो कोई बात नहीं, तुम भी बीटा ले लो। तो यहां पे मैग्नीफाइंग पावर को क्या लिखोगे? इधर मैग्नीफाइंग पावर बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, इस फिगर के हिसाब से मैग्नीफाइंग पावर बनेगा बीटा अपॉन, कुछ लोग अल्फा से भी लिखते हैं मैक्सिमम विजुअल एंगल को, मैंने बताया था तुम्हें पहले भी। तो बीटा अपॉन अल्फा लिखोगे तो भी चलेगा, कोई गलती नहीं करोगे यहां पे तुम लोग। आंसर आज भी वही आना है तुम्हारा, आंसर तुम्हारा आज भी वही आएगा, h बाय माइनस का u डिवाइडेड बाय h बाय माइनस का d। कोई वेरिएशन नहीं है, मैग्नीफाइंग पावर आज भी d बाय u ही बनेगा। तो इन बातों से कभी भी मत घबराना, ये छोटी मोटी रुकावटें हैं जो तुम्हें बस परेशान करेंगी, बट तुम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो तुम्हारा आंसर सेम रहेंगे फिर, है ना। चलो भाई, अब इसमें दो केसेस बनते हैं बेटा, दो केसेस को समझते हैं क्या है वो दोनों केसेस। तो पहला केस आता है जब इमेज इंफिनिटी पे बनती है। अब तुम भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूं, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इमेज इंफिनिटी पे कब बनने वाली है। इमेज इंफिनिटी पे कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाता है तो इमेज बनती है इंफिनिटी पे, और अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा गया तो u बराबर हमारा f हो जाएगा, u बराबर f हो जाएगा। इस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर बनता है वो बनेगा, देखो भाई, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला था d बाई यू। इधर वाले केस के लिए जब इमेज जो है इंफिनिटी पे बनती है, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो यहां पे u f के बराबर हो जाएगा। तो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो बनती है आपकी कितनी? d बाय f। बेटा ये मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर होता है किसी भी लेंस का। ये मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर होता है। बट हां, इस जगह पे जो हमारी आंख होती है वो एकदम रिलैक्स्ड स्टेट में है। इस केस में जो हमारी आई है वो एकदम रिलैक्स्ड स्टेट में है, आंखों पे कोई लोड नहीं पड़ेगा, आंखों में कोई स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, सो यहां पे मैग्नीफाइंग पावर कितना बनता है? d बाई एफ बन जाता है, और यहां पे हमारी आंखें बिल्कुल रिलैक्स्ड रहेगी। ठीक है, तो पहला केस होता है जिसमें इमेज इंफिनिटी पे बनती है। ओके, क्लियर रहेगा? नोट कर लो इसको।
किया नोट सभी ने? चलो पे बहुत बढ़िया। अगला केस आता है जिसमें कि इमेज को कहां पे बनाएंगे, इमेज जो बनती है वो डी पे जाके बन जाती है। ओहो क्या बात है, इमेज को डी पे बना रहे हैं इस बार। देखो जाइए ध्यान से देखना, आपने कुछ ऐसा किया कि इमेज डी पे बन रही है ना, आपने कुछ ऐसा किया कि इमेज डी पे बन रही है। तो भैया अगर ये डिस्टेंस डी है, समझना बात को, अगर ये डिस्टेंस डी है तो डेफिनेटली आपका जो ऑब्जेक्ट है यू वो डी से तो कम हो गया। ओहो अब तो हमारी आंखों पे स्ट्रेस होगा। अगर इमेज आपकी डी पे बन रही है तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्टेंस है वो डी से कम हो गया। 25 सेंटीमीटर से कम पे तो हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देता है, मतलब ये वो स्टेट है जहां पे हमारी आंखों पे लोड पड़ने वाला है। तो अगर इमेज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन डी पे बनती है तो v आपका जो हो जाएगा वो माइनस का d हो जाएगा। u हमें फाइंड आउट करना है ताकि हम मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले में पुट कर सके इसको, है ना। तो u कैलकुलेट करते हैं, चलो भाई u कैलकुलेट करते हैं। लेंस का फोकल लेंथ f है, इस लेंस का जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ जो है वो कितना है f। चलो बहुत बढ़िया। सो यूजिंग द लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है। सो माइनस का 1/d माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/u इज इक्वल्स टू 1/f हो जाता है, और 1/u जो हो जाएगा वो होगा 1/f प्लस 1/d। चलो भाई 1/u का वैल्यू मिल गया, इस 1/u को उठा के इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो मैग्नीफाइंग पावर जो मिलता है इट इज गिवन बाय d इंटू 1/f plus 1/d. So from here the magnifying power comes out be 1 plus d by f. ये जो मैग्नीफाइंग पावर होता है ये मैक्सिमम वाला होता है, ये जो मैग्नीफाइंग पावर है ये मैक्सिमम है, लेकिन यहां पे जो हमारी आंखों पे है वो स्ट्रेस पड़ता है, ये हमारी आंखों पे लोड रहता है यहां पे, ठीक है। सो देख लो आप भी वही आंसर ले रहे हो जो मैंने लिया था, ठीक है। दिस इज पार्ट, ठीक है। अगर इमेज इंफिनिटी पे बनती है तो उसको नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं, यहां पे ये अलग वाला आ जाता है फॉर्म, है ना। तो मतलब वो नाम उसके दे रखे और तो कुछ भी नहीं है इसमें, नोट कर लो इसको भी। कर लिया नोट सभी ने? पक्का समझते हो ना मैग्नीफाइंग पावर के बारे में? तो चलो भाई एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो। क्वेश्चन बोलता है अ कार्ड शीट डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स ऑफ ईच साइज 1 मिलीमीटर स्क्वायर। भाई एक शीट है जिसमें हमने ऐसे यहां पे स्क्वायर्स बना रखे हैं, हर एक का जो साइज है वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, एरिया दे दिया है ना। इज बीइंग व्यूड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहा है। हैविंग द फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर held close to the eye, what is the magnification produced by the lens, how much is the area of each square in the virtual image। तो भाई बताना है यहाँ पे कि मैग्निफिकेशन कितना बन रहा है और कितना एरिया होगा हर एक इमेज का। ऑब्जेक्ट का एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, इमेज का एरिया बताना है। तो यहां पे आपको एरियल मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट लगाना है। मैं बता देता हूं एरियल मैग्निफिकेशन जो होता है एरिया वाला, वो आपके जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है उसका स्क्वायर होता है बस, यानी कि v/u का होल स्क्वायर करना है बस, ये आपका एरियल मैग्निफिकेशन होता है v/u का होल स्क्वायर बस, ठीक है। तो अगर नहीं पता है आपको तो आज पता कर लीजिए कि एरियल मैग्निफिकेशन जो होता है वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होगा, यानी कि v/u का होल स्क्वायर होगा। एरिया में मैग्निफिकेशन हुआ है। चलो भाई ट्राई करो एक बार फटाफट से, देखो क्या आंसर आता है इसका। किया ट्राई सभी ने? क्या कहते हो तुम इसमें? तुम्हारे हिसाब से क्या हो सकता था? मैंने देखा तो यहां पे व्हाट आर द गिवन डाटास वी हैव, ऑब्जेक्ट का जो एरिया है वो है 1 मिलीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो है माइनस का 9 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ जो है वो है 10 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। तो सबसे पहला टास्क मेरा क्या हो गया कि मुझे मैग्निफिकेशन बताना है यहाँ पे और एरिया ऑफ द इमेज बताना है। चलिए भाई तो मैं क्या कैलकुलेट करता हूँ, v कैलकुलेट कर लेता हूँ सबसे पहले। सो v कैलकुलेट करने चले हम लोग एंड यूजिंग द लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस
फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है। सो 1/v माइनस ऑफ माइनस का 1/9 इज इक्वल्स टू 1/10 हो गई है। ठीक है, ये उधर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस वाला उधर जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड 1/v कम्स आउट बी 1/10 माइनस का 1/9। सो 1/v कम्स आउट बी, यहाँ पे एलसीएम में आएगा 90, यहाँ पे आएगा 10 9 90 माइनस में, और 9 10 90, माइनस का 1/90 बन रहा है, और v का वैल्यू बनेगा माइनस का 90 सेंटीमीटर। भाई माइनस का 90 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट करता है कि सर इमेज भी उसी तरफ बनेगी जिस तरफ ऑब्जेक्ट बन रहा था, जिस तरफ आपने ऑब्जेक्ट रखा था उसी तरफ इमेज बनती है। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट था उससे काफी पीछे जाके इमेज बनेगी। और मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन निकालते हैं, v/u करना पड़ेगा। चलो आ जाओ मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे जो मैग्निफिकेशन आएगा, मैं एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूं। इट इज v/u। सो माइनस का 90 डिवाइड बाय माइनस का 9 हो गया ये, एंड इट कम्स आउट बी 10। तो मैग्निफिकेशन जो है वो कितना मिला हमें, 10 मिला है। मैग्निफिकेशन हमें कितना मिल गया, 10 मिल गया है। अच्छा, व्हाट अबाउट द एरिया ऑफ द इमेज? तो मैंने बोला आपको कि एरियल मैग्निफिकेशन जो होता है वो आपके ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होता है, यानी एरिया ऑफ द इमेज अपॉन एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू v/u का होल स्क्वायर। So area of the image upon area of the object is 1 millimeter square is equals to 10 का square 100 होता है। So from here the area of the image comes out be 100 millimeter square. Area of the image comes out be 100 millimeter square। खत्म बात। पहला पार्ट कंप्लीट हुआ जिसमें उसने पूछा था व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन 10 आ रहा है। हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर? इट इज 100 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमने दोनों आंसर्स फाइंड आउट किए। तो मैग्निफिकेशन इज 10 एंड एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इज 100 मिलीमीटर स्क्वायर। बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन जो हमसे बोलता है वो है व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन और द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस। एक ही बात है, एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलो या फिर जस्ट मैग्नीफाइंग पावर बोल दो, एक ही बात है। तो क्या होगा वो सोचो जरा। सोच लिया, मेरी बारी है सॉल्व कराने की। मैग्नीफाइंग पावर की बात करूं, इट कम्स आउट टू बी, क्या बनेगा, d/u। क्या यही था किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए? हां से बाद में आपने केस बताए थे, केसेस जो थे वो बाद में बताए थे। एक जो फॉर्मूला हमारे पास था मैग्नीफाइंग पावर का वो तो यही था। तो चलो भाई यहां पे एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलो या मैग्नीफाइंग पावर बोलो, 25 डिवाइडेड बाय माइनस का 9। ओहो क्या बात है। चलो भाई माइनस का साइन नहीं लगाना है, 9 लिख दो सिंपली। ठीक है, सो इट गिव्स यू हाउ मच द मैग्नीफाइंग पावर इज। इट इज 9 3 नहीं 9 2 18। तो ये तो ज्यादा कट जाएगा यार, 18 8 7 15 होते हैं, डॉट लगाएंगे 0 आएगा। 2.7 आ रहा है इसका आंसर। इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2.7 आ रहा है। चलो देख लेते हो, 10 में 7, 2.77 2.77। लो भाई, so this is the angular magnification also 2.77। तो सेकंड वाला पार्ट भी हो गया जिसमें उसने हमसे बोला था कि भाई व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, हमने वो भी कैलकुलेट कर दिया। फिर थर्ड केस में बोलता है क्या जो मैग्निफिकेशन आपने पहले वाले पार्ट में सॉल्व करा था और जो मैग्निफिकेशन आपने सेकंड पार्ट में सॉल्व करा क्या वो सेम है? पहले पार्ट का जो मैग्निफिकेशन है और दूसरे पार्ट में जो मैग्निफिकेशन है क्या वो सेम है? सोच के बताओ। मेरे हिसाब से तो सेम नहीं हो सकते, क्योंकि पहले केस में जो मैग्निफिकेशन फाइंड किया है वो तो बेसिकली ऑब्जेक्ट की और इमेज की हाइट को रिलेटेड था, लेकिन जब हम एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो ये रिलेटेड हो जाता है विजुअल एंगल से, साइज ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। सो हम क्या बोलेंगे,
द मैग्निफिकेशन, इसको ब्लैक से लिख दो, मैग्निफिकेशन एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन are not same. एंगुलर मैग्निफिकेशन आपको क्या बताता है? एंगुलर मैग्निफिकेशन आपको क्या बताता है? सो आई थिंक एंगुलर मैग्निफिकेशन तो रेशियो देता है एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड एट द नियर पॉइंट। क्या ये बात सही रहेगी? अरे एंगुलर मैग्निफिकेशन किसका रेशियो है? एंगुलर आर नॉट सेम सिंस एंगुलर मैग्निफिकेशन is the ratio of angular size of the object to the angular size of the object placed at near point, placed at near point। तो दोनों अलग अलग चीज है ना, तो दोनों ही डिफरेंट है, ऐसा मतलब सोचना कि दोनों एक ही बात है। एंगुलर मैग्निफिकेशन तो रिलेटेड है एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है वो, ठीक है, कितना वो एंगल सबटेंड कर रहा है, समझ लो। एंगुलर मैग्निफिकेशन तो एंगुलर साइज को रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। लेकिन जब हम बात करें सिर्फ मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन तो एक रेशियो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, सॉरी इमेज पोजीशन और ऑब्जेक्ट पोजीशन का। लिख लो, वाइल मैग्निफिकेशन is the ratio of image position and object position, image position and object position। तो इमेज पोजीशन और ऑब्जेक्ट पोजीशन का जो रेशियो है वो आपका मैग्निफिकेशन होता है, लेकिन एंगुलर मैग्निफिकेशन एंगुलर साइज को रिप्रेजेंट करता है। वो ये बोलता है कि भाई एक ऑब्जेक्ट को जब नॉर्मली लेंस से आप देख रहे हो तो वो कितना एंगल सबटेंड करता है डिवाइडेड बाय कितना एंगल वो सबटेंड करता है जब उसको नियर पॉइंट पे रखा जाए। तो इनका थीटा बाय थीटा नॉट याद है ना आपको, तो ये थीटा लिखा है, ये थीटा नॉट लिखा है, इनका रेशियो एंगुलर मैग्निफिकेशन था। तो उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन ये वाला पूरा था, सेकंड क्वेश्चन ये था और थर्ड क्वेश्चन ये था। तीनों क्वेश्चंस यहां पे मैंने कंप्लीट कर दिए। नोट करना शुरू कर दीजिए राइट फ्रॉम द हेयर, तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए हैं, यहां से शुरू कर दीजिए, फटाफट से नोट करो इसको। कर लिया नोट सभी ने? यहां पे आओ, यहां पे आके हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व करा। फिर सेकंड पार्ट में एंगुलर मैग्निफिकेशन या फिर मैग्नीफाइंग पावर उसने पूछा था, वो हमने यहां पे मेंशन कर दिया। थर्ड पार्ट में उसने पूछा क्या दोनों सेम चीजें, हमने बोला नहीं दोनों अलग अलग चीजें हैं, वो मैंने यहां पे मेंशन किया। ठीक है, कर लो नोट इसको भी, कर लिया होगा नोट। बढ़े आगे, चलो भाई। सो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द लेंस बी हेल्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट in order to view the square distinctly with the maximum possible magnifying power? What is the magnification in this case? Is the magnification equal to the magnifying power in this case? Explain. पिछला क्वेश्चन चल रहा है, पिछले क्वेश्चन का जो भी डाटा था उठा के ले आओ यहां पे, बट उसने बोला है कितने डिस्टेंस पे लेंस को मैं रखूंगा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब यू कैलकुलेट करना है, इन ऑर्डर टू व्यू द स्क्वायर्स डिस्टिंक्टली विद द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर जो होता है मैक्सिमम होना चाहिए। तो बताओ भाई कितने डिस्टेंस पे मैं ऑब्जेक्ट को रखूं फ्रॉम द लेंस। सेकंड चीज जो पूछी है कि भाई इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा। थर्ड चीज पूछिए क्या इस केस में जो मैग्निफिकेशन है वो मैग्नीफाइंग पावर के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है।
चलो भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ एक बार, देखो क्या आंसर आता है इसका। किया ट्राई सभी ने? क्या करोगे इस क्वेश्चन में भाई? सीधी सीधी बात बोलिए, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द लेंस बी हेल्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू व्यू द स्क्वायर डिस्टिंक्टली विद द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर। वो क्या चाहता है? मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर। क्या चाहता है वो? मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर। कब मिलता है ऐसा केस? अरे मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम कब होता है? जब इमेज हमारी डी पे बनती है। ये तो बोला था तुम्हें, जब इमेज डी पे बनती है तो जाके मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होता है। चलो भाई, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। यहां पे फोकल लेंथ क्वेश्चन में जो है वो 10 सेंटीमीटर ही ले लेते हैं एज पर द प्रीवियस सवाल। क्या करोगे? यही तो करना पड़ेगा। सो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर ले लिया क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड थी सारी बातें। ठीक है, तो चलो भाई सॉल्व कर लें यूजिंग द लेंस फॉर्मूला। using the length formula, है ना? सो क्या करेंगे इसको? 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f। और जब तुम वैल्यूज पुट करोगे तो माइनस का 1 by d माइनस का 1 by u is equals to 1 by f। फिर से सॉल्व करा, माइनस का 1/25 माइनस का 1/u इज इक्वल्स टू 1/10, 1/u इज इक्वल्स टू माइनस का 1/25 माइनस का 1/10। हाँ भाई, एलसीएम वगैरह लेना आता है तुम लोगों को, समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, वैसे भी बहुत ज्यादा, है ना, इंटेलिजेंट हो तुम लोग। सो एलसीएम कम्स आउट भी 25 और 10 का एलसीएम मेरे हिसाब से तो 50 आना चाहिए था। बाकी तुम लोग बताओ क्या आएगा? 50 ही आएगा ना? तो क्या मार नहीं करके देख लेना, तुम्हें तो भरोसा होता नहीं वैसे भी मेरे पे। 25 2 जा माइनस का 2 आएगा, 10 से माइनस का 5 आएगा, सॉल्व करा माइनस का 7/50 आएगा, और सॉल्व करने पे u का वैल्यू माइनस का 50/7 सेंटीमीटर। सॉल्व करो 7 7 जा 49 होता है, तो माइनस का 7.14 सेंटीमीटर आई थिंक आंसर बनने वाला इसका। कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन है, चौक मत जाना, है ना? क्यों चौक गए ना? तो 7.14 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट को लेंस से 7.14 सेंटीमीटर पे रखोगे तो क्या होगा? तो होगा यूं कि इमेज बनेगी 25 सेंटीमीटर पे। इमेज 25 सेंटीमीटर पे बनेगी तो होगा मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, तो चलो भाई, पहला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व करा, बहुत इंटेलिजेंट है हम लोग। अगले सवाल में वो मैग्निफिकेशन मांगता है। सर ये तो हम ऐसे ही हवा में सॉल्व करके बता देंगे, बट मैं तुम्हें पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि इसको हवा में सॉल्व मत करना। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या कर लेंगे? मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू v बाई यू लगा लेंगे। अब तो तुम समझदार हो, 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय u कितना निकला? 7.14। तो एक काम कर लो, यहां से 25 डिवाइड बाय 7.14 को 50/7 लिखना सही रहेगा कि नहीं रहेगा? सही रहेगा ना? तो सर 7 ऊपर चला जाएगा, मैग्निफिकेशन बन जाएगा 7/2, बोले तो 3.5। ये क्या बात हुई सर? अरे 7 ऊपर जाएगा, 25 इंटू 7/50, 25 2 जा 50, 7/2 3.5 होता है। तो हमारा मैग्निफिकेशन 3.5 आया। बहुत ही शानदार। तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। इज द मैग्निफिकेशन इक्वल टू द मैग्नीफाइंग पावर इन दिस केस? चलो कैलकुलेट करते हैं मैग्नीफाइंग पावर को भी, क्या मिलेगा यहां पे। तो यहां पे जब मैंने मैग्नीफाइंग पावर को कैलकुलेट करा, सो मैग्नीफाइंग पावर कम्स आउट बी 1 + d/f 1 + 25/10 1 + 2.5, ये भी 3.5 आ रहा है। क्या बात है सर? तो यहां पे मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर सेम आ रहे हैं। यहां पे मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर सेम आ रहे हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, बस वैल्यूज को पुट करा, देखा मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर दोनों सेम आ रहे हैं।
लो भाई हमारा काम तो कंप्लीट हो गया। उसने पूछा है इज द मैग्निफिकेशन इक्वल टू द मैग्नीफाइंग पावर इन दिस केस, बोला जी हाँ बिल्कुल है। एक्सप्लेन करो। लो भाई हमने तो पूरे दिखाई दिया उनको, है ना। चलो जी नोट कर लीजिए इसको नोट कर लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। फिर कर लिया नोट सभी ने? ये भी नोट करो। कर लिया नोट सभी ने? बहुत ही शानदार। चलो भाई बहुत बढ़िया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग। अभी तक हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा जहां पे एक सिंगल लेंस था। अब कहानी आती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, जहां पे दो लेंस हो जाएंगे। अब यहां पे दो लेंस है तो कैसे पता चलेगा कौन से लेंस की बात करूं? इसलिए यहां पे जब हम सॉल्व करेंगे तो एक को नाम देते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, एक को बोलते हैं आईपीस। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो एज बाय द नेम ऑब्जेक्ट के पास वाला लेंस, और आई पीस एज बाय द नेम जो आंखों के पास है। राइट, सिंपल सी बातें हैं। पर पहले समझते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है। भाई देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास से या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप से आप उन ऑब्जेक्ट को देख सकते थे जो आपको दिखने में दिक्कत हो रही थी। समझना बात को। जैसे कि तुमने केमिस्ट शॉप पे भी देखा होगा, दवाइयों पे जो चीजें लिखी होती है उसके पीछे डोज वगैरह जो लिखा होता है उसको देखने के लिए भी कुछ लोग मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं, सो दैट वो जो छोटे छोटे शब्द होते हैं वो बड़े होके दिख से, है ना। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें नॉर्मल आंखों से दिख नहीं सकती, जैसे बैक्टीरिया हो गए, है ना, या फिर सेल हो जाते हैं, ये चीजें हम नहीं देख सकते भाई नॉर्मल आंखों से। तो इसके लिए क्या करते हैं, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर और ज्यादा खतरनाक वाला, है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास बनाते हैं। जो ये कॉम्प्लिकेटेड मैग्नीफाइंग ग्लास है उसको हमने नाम दे दिया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस प्रकार का होगा, तुमने देखा ही होगा, है ना। तो क्या है इसके बारे में समझते हैं, आओ जरा ध्यान से सुनना। इसमें दो लेंसेज होंगे जैसा मैंने बोला है। एक जो आंखों के पास है उसको आईपीस कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट के पास है उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। आईपीस का जो फोकल लेंथ होता है वो बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ जो होता है वो छोटा होता है। मतलब आईपीस और ऑब्जेक्टिव छोटा होगा, आईपीस बड़ा होगा, बट इतना छोटा भी नहीं होगा, है ना। तो आप थोड़ा समझ जाओगे अंतर इसके बीच में। अब आईपीस के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्टिव छोटा है, ठीक है, आईपीस के रेस्पेक्ट में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, ठीक है। तो ऐसा मत बोलना कि ऑब्जेक्टिव इतना बड़ा आईपीस बड़ा, ऐसा नहीं। इन दोनों के हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक सा पॉइंट हो गया जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए होता है। अब दिखता कैसा है, अगर हमें डायग्राम बनाना होगा तो कैसा बनाएंगे, तो दिस इज द डायग्राम जो आपको बनाना चाहिए किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। मैं एक जनरल डायग्राम नहीं बनाता हूं, एज पर द एडजस्टमेंट बनाता हूं। जैसा कि यहां पे हम सबसे पहली बात करते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट की, जिसमें जो इमेज बनती है फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। फाइनल इमेज लिखता हूं मैं, है ना, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहां पे मैंने बोला भैया कि यहां पे जो फाइनल इमेज है वो इंफिनिटी पे बनती है। तो फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। सो नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है जिसमें फाइनल इमेज हमारी इंफिनिटी पे बनती है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का क्या सिनेरियो है, डायग्राम कैसा बनेगा, ध्यान से सुनना। ये जो लेंस है वो आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट के पास है। ये जो लेंस है जो ऑब्जेक्ट के पास है इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको क्या बोलेंगे आप लोग, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। दो लाइट रेज काफी होती है इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो यहां पे ये रखा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, एक लाइट रे निकलेगी जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऑब्जेक्टिव के फोकस से पास हो रही है। देखो एफओ का क्या मतलब है, फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है। एक लाइट रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाती है, यहां पे जाके देखा तो ये यहां पे मिल रही है। बहुत ही शानदार, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब ये जो इमेज मुझे यहां पे मिली, जिसका नामकरण हमने ए डैश और बी डैश किया है। ए और बी ऑब्जेक्ट था बेटा, ए और बी ऑब्जेक्ट की इमेज मुझे मिलती है ए डैश बी डैश। किस प्रकार की इमेज मिली है मुझे, तो मैंने देखा सर पहली बात तो इमेज वो बन रही है वो रियल है, इन्वर्टेड है और ऑब्जेक्ट से बड़ी है, मैग्नीफाइड इमेज है ना। बहुत बढ़िया, ऑब्जेक्टिव लेंस का काम खत्म हो गया है। अब आईपीस आया। आईपीस ने देखा
तो उसको ये ऑब्जेक्ट दिखा। समझे बात को? आईपीस ने देखा तो उसको ये ऑब्जेक्ट दिखा। तो फॉर द आईपीस द इमेज फॉर्म्ड बाय द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस। तो लिखता है यहां पे इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव act as a object for eyepiece। ठीक है, तो जो इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा आईपीस के लिए। आईपीस को कभी कभार आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो आगे पीछे। तुमने देखा है वो साइड में घुमाते रहते हैं उसको, है ना? वो घुमाते क्यों है? ताकि वो एडजस्ट हो सके लेंस को एडजस्ट करने का क्या मतलब था सर यहां पे? तो भाई हम लेंस को कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे, ध्यान से सुनना। लेंस को कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे कि जो ये इमेज ऑब्जेक्टिव ने बनाई थी वो आईपीस के फोकस पे आ सके। क्यों? जो इमेज ऑब्जेक्टिव ने बनाई थी वो अगर आईपीस के फोकस पे आ गया, देखो यहां पे FE लिखा है, दिस इज द फोकस ऑफ द आईपीस। हमने क्या किया सर, ये जो इमेज यहां बन रही है वो मेरे हाथ में नहीं है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन हो सकता है इस आईपीस को एडजस्ट कर लूं आगे पीछे। इस आईपीस को आगे पीछे एडजस्ट करने से मैं इस आईपीस का फोकस इस जगह ला सकता हूं, और आईपीस का फोकस अगर मैं यहां पे ले आया तो ये जो ऑब्जेक्ट आईपीस का है, ये जो ऑब्जेक्ट आईपीस के लिए बना है वो इस वक्त फोकस पे है। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो फाइनल इमेज कहां बनेगी? ये देखो इन्फिनिटी पे। वही बात होगी, एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो आईपीस के फोकस से चला जाएगा। एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, यहां पे कभी नहीं मिलने वाली है। तो मैंने इधर एक्सटेंड करके देखा, इमेज कहां पे बन रही है? इन्फिनिटी पे बनती है। सो आपकी यहां पे इमेज जो बनने वाली है वो कहां पे बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। सो ये है फाइनल इमेज जो आपको दिखती है। और फाइनल पे जो इमेज बनती है, सॉरी इन्फिनिटी पे जो इमेज बनती है वो बहुत बड़ी होती है, वेरी लार्ज। और यही वजह है कि किसी भी मैग्नीफाइंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, यही वजह है कि किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आप बहुत ही ज्यादा छोटी चीजों को भी इजीली देख पाते हो। किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आप बहुत छोटी चीज को भी, ये देखो इतनी छोटी चीज को कितना बड़ा करके, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट या जो इमेज इन्फिनिटी पे होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है फिर। ठीक है, तो यहां पे कोई जनरल डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं, जनरल डायग्राम नहीं बना के मैं यहां पे केसेस के हिसाब से डायग्राम बनाऊंगा। पहला केस होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट, जिसमें इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बनती है। क्या ये वाला केस आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में भी पढ़ा था? सेम केस यहां पे भी है। तो इसके लिए क्या डायग्राम है वो ये मैंने बना दिया है यहां पे। इसके लिए क्या डायग्राम है वो मैंने यहां पे बना दिया है, तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। ये डायग्राम आपको बना के आना है। ये ऑब्जेक्टिव हो गया, वो आईपीस हो गया। ये देखो, ये है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, ये है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। ये जो इमेज है वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहां पे देखो UE एंड FE लिखा हुआ है। UE और FE का मतलब क्या है भाई? ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द आईपीस। ये रहा ऑब्जेक्ट जो कि फोकल लेंथ पे आया है इस बार, जिसकी वजह से इमेज कहां बनी है? इन्फिनिटी पे बनी है। जिसकी वजह से इमेज कहां बनी? इन्फिनिटी पे बनी। आई थिंक अभी तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है सर, ये पीछे क्यों एक्सटेंड किया है? अरे भाई तुम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तुम्हारी आंखें यहां पे है तो तुम्हारी आंखों को वहां दिखेगा वो कहीं पे। समझ रहे हो बात को? तुम यहां से देख रहे हो ऐसे, तो तुम्हारी आंखों को वो वहां दिखेगा। इसीलिए मैंने इधर पीछे एक्सटेंड करा है, और पीछे एक्सटेंड करके वो मुझे इन्फिनिटी पे दिखता है जाके। चलो भाई ये डायग्राम बना लो फटाफट से। फिर इसके लिए भी मैग्नीफाइंग पावर को फाइंड आउट करेंगे। यहां पे कुछ अलग तरीका है, दो लेंस है तो दोनों लेंस के मैग्निफिकेशन से कुछ देखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। यहां पे कर लिया नोट सभी ने? मिटा दूं इसको मैं?
बढ़े आगे, मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करने की कोशिश करें यहां पे। चलो भाई, सो यहां पे हम मैग्नीफाइंग पावर को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हमारा वही पुराना फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर का, वो है थीटा बाय थीटा नॉट। थीटा नॉट का फॉर्मूला h बाई डी होता है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। थीटा जो होगा यहां पे वो h बाय यू ई हो जाएगा, समझना। थीटा नॉट h बाई डी बढ़िया चल रहा था, लेकिन जब थीटा डैश या फिर थीटा को ही नॉर्मली लिख दो, क्योंकि ये क्या था, जो फाइनल इमेज एंगल बना रही थी। ये क्या है, अरे थीटा क्या होता था, आपने पढ़ा था बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो क्या बोला था, विजुअल एंगल था सर, ये क्या था, ये विजुअल एंगल था विद इंस्ट्रूमेंट। जो भी आप इंस्ट्रूमेंट का या भी जो भी आप डिवाइस का यूज कर रहे थे, उसकी वजह से जो विजुअल एंगल बना था वो थीटा होता था। ये विजुअल एंगल होता था, मैक्सिमम विजुअल एंगल बोलूंगा इसको तो मैं, ये मैक्सिमम वाला विजुअल एंगल होता था। याद आई बातें कि मैं याद कराऊं फिर से? इसको क्या बोला था आपने, विजुअल एंगल जो कि इंस्ट्रूमेंट से होता है। नहीं आया याद, चलो मैं पीछे चलते हैं भाई, कुछ पुरानी बातें रिकॉल कराता हूं तुम्हें। ये देखो, विजुअल एंगल विद द इंस्ट्रूमेंट, मैग्नीफाइंग पावर में क्या लिखा था, विजुअल एंगल विद द इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम विजुअल एंगल। यही पढ़ा था हमने, तो यही तो हम यहां पे भी पढ़ रहे हैं। कुछ और पढ़ा कि हमने यहां पे, यही तो बात यहां पे पढ़ रहे हैं। ये देखो, यहां पे इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो विजुअल एंगल आया, तो भाई इंस्ट्रूमेंट की वजह से विजुअल एंगल और मैक्सिमम विजुअल एंगल। चलो भाई, यहां पे ये एच डैश क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाई थी ये वो है, और यही इक्विवेलेंट था ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, एक ही बात है ना। तो देखो, मैग्नीफाइंग पावर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट आया, थीटा बाय थीटा नॉट। थीटा को हमने यहां पे लिखा, देखो h बाय यू ई डी, और यहां पे देखो थीटा बाय थीटा नॉट। थीटा की जगह लिखा कितना, h बाय यू ई, और थीटा नॉट की जगह लिखा h बाय डी। h से h मर जाएगा, इट कम्स आउट बी d बाय यू ई। ऐसा कुछ करोगे मत करना, बिल्कुल मत करना, गलती कर दोगे ऐसा करोगे तो। h से h को मत मारना, क्योंकि एक h अलग है और एक h अलग है। ये हाइट ऑफ इमेज था, ये हाइट ऑफ इमेज था, ये ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। ये हाइट ऑफ इमेज था, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था। तो चलो भाई, थीटा बाय थीटा नॉट करा, तो इट कम्स आउट बी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय डी बाय यू ई। ये है मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। ऐसी गलती मत करना, एच से एच काट दिया, एक हाइट ऑफ इमेज है, एक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। हाइट ऑफ इमेज, इमेज कौन बना रहा था, इमेज बना रहा था ऑब्जेक्टिव। तो देखो, हाइट ऑफ इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये जो है एच आई अपॉन एच ओ, ये क्या हो गया, ये हो गया मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑफ ऑब्जेक्टिव। और ये d बाई यू ई क्या बन गया, d बाई यू ई बन गया एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर आई पीस, फॉर आई पीस। समझ रहे हैं आप लोग बात को, समझ रहे हैं बात को आप लोग। थीटा नॉट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करोगे, वो तो फिक्स हो चुका है भाई। ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस था d और h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। थीटा डैश क्या है यहां पे, या फिर थीटा नॉर्मली बोल दो, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। थीटा बोल लो, थीटा डैश बोल लो, एक ही बात है। क्या है ये थीटा डैश? थीटा डैश जो है वो है कि भाई किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से क्या विजुअल एंगल बना। तो यहां पे हाइट ऑफ द इमेज, क्योंकि भाई आपने लेंस का यूज किया था, आपने ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज करा, उसकी वजह से हाइट ऑफ द इमेज अपॉन यू ई। चलो भाई, ये सारी बातें पहले नोट कर लो, डायग्राम में दिखाता हूं, ये सब अच्छे से समझ आएगा। नोट करो इसको, किया नोट सभी ने? डायग्राम में दिखाता हूं ये सारी बातें तुम्हें, इधर आओ। ये देखो, ये रहा आपका थीटा डैश,
ये थीटा डैश, तो बेटा ये भी थीटा डैश। यहां पे देखो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक मिनट रुको, यहां पे हो, हाँ, सो दिस विल बी योर एच डैश एंड दिस विल बी योर यूई। आप लेंस का यूज कर चुके हो, सॉरी, ठीक है, ये वाली बात है। तो ये थीटा डैश है भाई आपका, एच डैश बाई यूई, एच डैश बाई यूई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही बात होगी फिर से। समझ रहे हो बात को? इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया है तुमने, इंस्ट्रूमेंट यूज करने पे जो विजुअल एंगल बना, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया है तुमने, और इंस्ट्रूमेंट यूज करने पे जो विजुअल एंगल बनाया वो ये है। अरे इंस्ट्रूमेंट यही तो था हमारा, क्या था ये, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप ही तो इंस्ट्रूमेंट है हमारा। इंस्ट्रूमेंट यूज करके फाइनली जो विजुअल एंगल बन रहा है, ये लाइट रे हमारी आंखों पे जा रही है, यही तो लाइट रे जो आंखों पे जा रही है। तो भाई इंस्ट्रूमेंट यूज करने के बाद विजुअल एंगल ये आ गया, सो थीटा डैश एच डैश बाई यू ई होगा। तो भाई तुम्हारा थीटा नॉट तो फिक्स था भाई, इसका कुछ नहीं कर सकते सर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय, अगर ये डिस्टेंस डी ले लो तो एच बाई डी, ये तो इसका तो कुछ नहीं कर सकते, तो फिक्स्ड है। लेकिन जब मैंने थीटा डैश बोला, इंस्ट्रूमेंट यूज करने पे जो विजुअल एंगल आया वो आया एच डैश बाई यू ई। अब मैग्नीफाइंग पावर देखो, यहां से मैग्नीफाइंग पावर होता है थीटा बाई थीटा नॉट, थीटा की जगह एच डैश बाई यू ई इंटू एच बाई डी। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या बन गया, एच डैश बाई एच इंटू डी अपॉन यू ई। बेटा एच डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज, एच इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या ये इस ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन बन जाएगा? मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज है एच डैश, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट था एच, तो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन एच डैश बाय एच हो गया। और डी बाई यू ई, डी बाई यू ई अभी पहले पढ़ा हमने, इट इज द मैग्निफाइंग क्या, एंगुलर मैग्निफिकेशन है ना। सो डी बाई यू ई क्या है सर, डी बाई यू जो होता था वो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता था किसी लेंस का। सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था तो एंगुलर मैग्निफिकेशन जो किसी लेंस का होता था वो था डी बाई यू ई, डी बाई यू। बट यहां पे यू ई बोला है, ई रिप्रेजेंट फॉर द आई पीस, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये लिखूंगा यू ई, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस हो जाएगा। तो वही तो मैं समझा रहा हूं तुम्हें कि जो मैग्नीफाइंग पावर है वो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आईपीस, या फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस बोल दीजिए। तो ओवरऑल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होगा एंगुलर वाला, या फिर मैग्नीफाइंग पावर जो होगा, इट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई बाय द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस। नहीं समझे बात को? किसी भी माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर जो होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई बाय द आईपीस का एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो इसको यहां पे स्मॉल एम लिखते हैं, मजा आएगा देखने। तो ये एंगुलर मैग्निफिकेशन हो जाएगा इसका। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था इतनी देर से, और तो कुछ भी नहीं है ना। इसको यहां पे थीटा नॉट भी बोलो, अगर ये डिस्टेंस डी होता तो ये थीटा नॉट होता, तो थीटा नॉट। ये किसी भी माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर है, किसी भी माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर हमेशा यही रहेगा, नोट कर लो उसको। डायग्राम से तो ज्यादा अच्छा समझ आ गया होगा तुम्हें, मुझे ऐसा लग रहा है। हो गया नोट सभी का? बढ़े आगे? ओके, यहां पे सारी बातें वही लिखी बेटा। ये देखो, ऑब्जेक्टिव का लीनियर मैग्निफिकेशन, आईपीस का एंगुलर मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्टिव का लीनियर मैग्निफिकेशन, आईपीस का एंगुलर मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या मैं यहां पे v बाई यू भी लिख दूं? बट देखो मैंने v बाई यू भी ऑब्जेक्टिव के लिए ही लिखा है। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, ये d और ये ue, एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर द आईपीस, वो तो सेम रहेगा। सो आई थिंक अभी क्लियर हो गई सारी बातें। और भी टर्म्स में इसका आंसर निकाल सकते हो। तो हम बात करेंगे अब यहां पे किसकी, नॉर्मल एडजस्टमेंट की। ये जनरल फॉर्मूला निकला है, ये जो हमने निकाला है, दिस इज द जनरल वन, है ना, ये जनरल फॉर्मूला है।
अब इसी को हम ले जाएंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट पे। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में यू ई आपका एफ ई के बराबर था। सो फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट जो यू ई है वो एफ ई के बराबर था। तो बस आप क्या करो, यहां पे एफ ई लिख दो तो आपका आंसर आ गया। यहां पे एफ ई कर दो तो आपका आंसर आ गया। हाँ बता रहा हूं, आ रहा है। देखो भाई, मैंने क्या बोला, यू ई आपका एफ ई के बराबर होना चाहिए फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट, जब इमेज इंफिनिटी पे बनती है। इसी को तो नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं, इसी को तो नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। और यहां पे हमारी जो आंख होती है वो बिल्कुल रेस्ट फॉर्म में होती है, कोई स्ट्रेस नहीं होता हमारी आंखों में, है ना। सो देखो, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई एफ ई। अच्छा, वी नॉट बाई यू नॉट को चाहो तो एफ नॉट बाय इस फॉर्मेट में कर लो। अरे मैग्निफिकेशन के अलग अलग फॉर्मूले हैं, सिर्फ ये लीनियर मैग्निफिकेशन के अलग अलग फॉर्मूले तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। इट इज वी बाई यू, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यू प्लस एफ बाई एफ, सही बात है। और एक एफ माइनस वी बाई एफ, ये सारे लीनियर मैग्निफिकेशन के अलग अलग फॉर्मूले हैं। सबको यहां लगाया तो अलग अलग मैग्नीफाइंग पावर हमें देखने को मिल रही है, अलग अलग फॉर्मेट में मैग्नीफाइंग पावर देखने को मिल रही है। बाकी देखो, एंगुलर मैग्निफिकेशन सब में सेम है, सब में एंगुलर मैग्निफिकेशन सेम है, आप देख सकते हो कोई चेंज नहीं है, राइट। तो भाई यहां पे एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है, वो होता है लेंथ ऑफ द ट्यूब। हमेशा जब भी आपको लेंथ ऑफ द ट्यूब निकालनी है तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे दो लेंसेज के बीच का सेपरेशन। लेंथ ऑफ द ट्यूब इज इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज, सेपरेशन बिटवीन आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव। आईपीस और ऑब्जेक्टिव के बीच का जो सेपरेशन है वो हमेशा लेंथ ऑफ द ट्यूब देगा। सेपरेशन बिटवीन आईपीस एंड द ऑब्जेक्टिव ऑलवेज गिव्स यू द सेपरेशन, सॉरी, लेंथ ऑफ द ट्यूब। चलो आओ, इसको भी मैं बताता हूं कैसे होगा, पहले इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर लिया नोट? चलो आ जाओ, डायग्राम में ही दिखाऊंगा तुम्हें लेंथ ऑफ द ट्यूब कैसे निकालते हैं। देखो भाई, ये रहा ऑब्जेक्टिव, ये रहा आईपीस, दोनों के बीच का सेपरेशन। सर ये डिस्टेंस है वीओ, ये डिस्टेंस है यूई। तो आपका जो लेंथ ऑफ द ट्यूब बनेगा, लेंथ ऑफ द ट्यूब जो बनेगा वो होगा वीओ प्लस यूई। आप एक काम करना, मैग्नीट्यूड लिखना इनके, ताकि प्लस माइनस का झमेला खत्म हो जाए बिल्कुल, ठीक है। प्लस माइनस का कोई इशू मत रखना है, यहां पे आप सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड ले रहे हो, ये वीओ ये यूई। बेटा ये ट्यूब है, आप देख रहे हो ये ट्यूब बन गई यहां पे, दिस इज द ट्यूब। सो एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, वीओ प्लस यूई। फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट, अगर हम बात करें नॉर्मल एडजस्टमेंट की, सो यूई फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट यूई हमारा एफ ई के बराबर है, एंड इन दैट केस लेंथ ऑफ द ट्यूब विल बी, इस केस में लेंथ कितना हो जाएगा, वीओ प्लस एफ ई। क्या कोई शक है किसी को इसमें? कोई शक नहीं है यार, सिंपल सिंपल सी बातें थी। सो ये सारी बातें हुई हैं अभी तक सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एडजस्टमेंट में, जिस पे इमेज कहां पे बनती है, इंफिनिटी पे बनती है, ठीक है। चलो भाई, अच्छा क्या क्या पॉजिटिव होगा, क्या क्या नेगेटिव होगा, वो भी दिखा दूं तुम्हें इसी में। ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव से लेफ्ट की तरफ जो भी लोगे सब नेगेटिव, ऑब्जेक्टिव से राइट की तरफ जो भी लोगे सब पॉजिटिव। ये आईपीस है, आईपीस से लेफ्ट की तरफ जो भी लोगे सब नेगेटिव, और आईपीस से राइट की तरफ जो भी लोगे सब कुछ पॉजिटिव। तो देखो भाई, यूओ नेगेटिव होगा, यहां पे देखो भाई वीओ पॉजिटिव होगा। फिर आईपीस के रेस्पेक्ट में बात करें तो यूई और एफई दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। इनफैक्ट जो इमेज बनेगी अगर वो आप इंफिनिटी पे लेते हो तो वो भी नेगेटिव ले लेना, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना थोड़ी सी, उसके बेसिस पे तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे फिर, ठीक है। साइन कन्वेंशन वही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। साइन कन्वेंशन को लेके देख लो, सारी बातें वही लिखी हुई यहां पे, ठीक है। ओके, ये कैपिटल एम क्या है, मैग्नीफाइंग पावर है, ये मैग्नीफाइंग पावर नेगेटिव है, यहां पे मैग्नीफाइंग पावर
नेगेटिव है। क्यों है नेगेटिव? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सीधा रखा था, इमेज उसकी उल्टी बन रही है। ऑब्जेक्ट सीधा रखा था, इमेज उल्टी बन रही है, तो मैग्नीफाइंग पावर नेगेटिव आ गई हमारे पास। ठीक है, ओवरऑल मैग्नीफाइंग पावर नेगेटिव है। ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफाइंग पावर नेगेटिव है, आईपीस का पॉजिटिव है, यू नॉट नेगेटिव, वी नॉट पॉजिटिव, एफ नॉट पॉजिटिव, यू ई नेगेटिव है, वी ई नेगेटिव है, एफ ई पॉजिटिव है। बस साइन कन्वेंशन फॉलो की हमने। ओके, चलो भाई सेकंड केस आता है जिसमें हमारे पास इमेज जो बनती है वो डी पे बनती है, नियर पॉइंट पे बनती है ना। तो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप जब पढ़ा था तो भी यही पढ़े थे दो केस, जिसमें इमेज इंफिनिटी पे बन रही थी और सेकंड केस जिसमें इमेज नियर पॉइंट पे बनती है। मैंने बोला अगर इमेज नियर पॉइंट पे बनती है तो क्या होगा, तो फिर से हमारा वही ऑब्जेक्टिव लेंस, हमारा फिर से वही आईपीस, ऑब्जेक्ट को यहां रखा, एक लाइट रे, देखो ये ऑब्जेक्ट हो गया, एंड फ्रॉम हियर अ सिंगल लाइट रे गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो ऑब्जेक्टिव के फोकस से पास हो जाता है, और एक लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है वो बिना किसी डेविएशन के जाता है, एंड फाइनली इमेज फॉर्म होती है। यहां पे ऑब्जेक्ट जो मैंने लिया वो लेट से उसका नाम दिया ए और बी, तो जो इमेज यहां पे बन रही है उसका नाम हो गया ए डैश बी डैश, और यही जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी फॉर द आईपीस। उन्होंने आई लेंस लिख दिया है, तुम घबराना मत, आई लेंस मतलब आईपीस ही होता है। तो जो इमेज ऑब्जेक्टिव ने बनाई है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी फॉर द आईपीस। तो चलो भाई, तो यहां पे भी हमने वही चीज डिफाइन की है, एक लाइट रे जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले लोगे वो इधर चल जाएगी, और एक जो बिना किसी डेविएशन के जाएगी। तो इनको जब पीछे बढ़ाओगे, देखो इसने कुछ और रूल लगाया है, तुम उससे चिंता मत करो। इसने बोला कि भाई ठीक है, ये देखो फोकस से आने वाली लाइट, इसने रूल क्या लगाया वो बता देता हूं। फोकस से जो लाइट रे आ रही है उसने सीधी सीधी बढ़ा दी, तो ये लाइट रे तो इधर चली गई, और ये ऊपर से आने वाली लाइट रे सीधी इधर चली गई। तो जो लाइट रे फोकस से आ रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, तो उसने कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश की। तो कोई बात नहीं, तुम मुझसे घबराओ मत, तुम ये वाला लॉ भी लगा सकते हो कि यहां से एक लाइट रे ऐसे ले जाना, ऐसे, और एक लाइट रे इधर ले जाना। इसको पीछे एक्सटेंड करना, इसको भी पीछे एक्सटेंड करना, तो यहां पे आपको इमेज मिलेगी। ठीक है, तो तुम्हें अगर इस वाले में कंफ्यूजन होता है तो कोई बात नहीं, तुम अपना लॉ लगाओ, तुम्हें अपने लॉ पता है, उन लॉ को फॉलो करो। तो ये जो इमेज है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और इससे दो लाइट रे जाएगी, एक तो ये वाली जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन किसी फोकस से जा रही है, और एक ये वाली। ठीक है, चलो भाई इसको थोड़ा सा सही बना देता हूं, ऐसे। हाँ, इसको जब पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहां पे मिलेगी, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहां पे मिलेगी। ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये है नियर पॉइंट वाला डिस्टेंस फ्रॉम दिस लेंस। ये जो डिस्टेंस है वो नियर पॉइंट वाला डिस्टेंस है फ्रॉम द लेंस। तो ये वाला सिनेरियो भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, वो आईपीस हो गया। इनके लॉ मत फॉलो करो, इसका डायग्राम मत फॉलो करना, ये वाला नहीं, अपना वाला बनाओ, एक लाइट रे इधर। ठीक है, और दो कलर्स को लेके कंफ्यूज मत होना, एक ही कलर है, वो पर्पल वाले से बना लो, अच्छा लगेगा पर्पल कलर। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। लो भाई, सो ये फॉलो कर लोगे ना इसको। सो यहां पे भी हमें ये सारी बातें कैलकुलेट करनी है कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होगा, ये सारी चीजें यहां पे फाइंड करनी है। तो एक काम करो, पहले ये डायग्राम बनाओ, ये देखो डायग्राम साथ साथ बनाओगे, खुद से जरूर बनाना क्योंकि वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खुद से नहीं बनाओगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई क्या था क्या नहीं था। और यहां पे कोई जनरल डायग्राम नहीं है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन डायग्राम बनाया गया है। यहां पे ऑब्जेक्ट किसी ऐसी जगह पे लाके रखा है सो दैट इमेज कहां पर बनेगी, नियर पॉइंट पे बनेगी। किससे नियर पॉइंट, आईपीस से नियर पॉइंट है। ठीक है, डायग्राम बना लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पार्ट क्या है। कर लिया नोट सभी ने, बना लिया ना डायग्राम बढ़िया से, बहुत बढ़िया। सो यहां पे भी मैग्नीफाइंग पावर की बात करें तो देखो भाई सिंपल सा तरीका था, पहले आप डी बाय एफ ई कर रहे थे, आज यहां पे जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एंगुलर मैग्निफिकेशन है आईपीस का, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, आईपीस का जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है सिर्फ वो चेंज होगा क्योंकि आपके पास मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो था एंगुलर
मैग्निफिकेशन। तो आज का जो फॉर्मूला था वो था कितना, d बाय यू, है ना। बहुत बढ़िया सर, इसी में दो फॉर्मूले बनाए थे, एक तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए था जिसमें यू की जगह क्या था, एफ आ गया था, यू की जगह एफ आ गया था, और एक था जहां पे इमेज फॉर्म्ड होती है नियर पॉइंट पे, इमेज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। तो यहां पे 1/u जो आता था वो होता था बेटा 1/d प्लस 1/f करके, है ना। तो जो भी बनती थी वैल्यू वहां पे लिखते जाते थे। तो यहां पे मैग्नीफाइंग पावर की बात करूं या फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करूं तो d/f बनता था। यहां पे एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करूं तो 1 प्लस d/f बनता था। तो यहां पे 1 प्लस d/f, 1 प्लस d/f, 1 प्लस d/f, 1 प्लस d/f। पर किसका एंगुलर मैग्निफिकेशन, किसका एंगुलर मैग्निफिकेशन था, याद करो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, ऑब्जेक्टिव का लीनियर मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई बाय आईपीस का एंगुलर मैग्निफिकेशन। हाँ यही था फॉर्मूला, आईपीस का था सर यहां पे एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में एम ई की बात करूं तो वो बनता था d बाय एफ ई, है ना, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है। और अगर मैं नियर पॉइंट की बात करूं तो ये बन जाता था कितना, 1 प्लस d बाय एफ ई। ये मिनिमम होता था, ये मैक्सिमम होता था, आप सभी जानते हो। तो बस एंगुलर मैग्निफिकेशन ये वाला उठा के मैंने हर जगह रख दिया है। लेंथ ऑफ द ट्यूब आज भी उतनी ही है जो हम पहले लेते थे, विच इज गिवन बाय VO प्लस UE। कुछ नया नहीं है, जो पुरानी बातें हैं बस तुम्हें वो पता होनी चाहिए, सो दैट आप उसको मॉडिफाई करके ये फॉर्मूला बताओ। सो ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बनता है, लेकिन कब, जब इमेज बनती है नियर पॉइंट पे। कब होगा ये फॉर्मूला वैलिड, जब इमेज हमारी नियर पॉइंट पे बनती है। क्लियर है सभी को बातें, नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट सभी ने, चलो भाई बहुत अच्छी बात है। तो कुछ चंद बातें हैं जो नोट करने की हैं, और ये एक सर का ज्ञान जो काम आएगा आगे चल के, नोट करते हुए चलना। हाँ जी, द पोजिशन ऑफ द आईपीस कैन ऑल्सो बी एडजस्टेड इन सच अ वे that the final virtual image is formed at the near point। तो मैंने पहले भी बोला है आपको क्या करना है, आप आईपीस की पोजीशन को चेंज कर सकते हो, और आईपीस की पोजीशन को चेंज करके ऐसा कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट कहां बन रहा था, फोकस पे आ रहा था, या फिर आप आईपीस के पोजीशन को ऐसे चेंज करो कि जो फाइनल इमेज है वो कहां पे बनती है, नियर पॉइंट पे बनती है। मतलब आप जो भी एडजस्टमेंट करोगे वो आईपीस से कर रहे हो। नॉर्मल वाले केस में क्या किया था, आईपीस को ऐसे एडजस्ट किया कि जो ऑब्जेक्ट था वो कहां आ रहा था, फोकस पे आ गया, जिससे इमेज इंफिनिटी पे बनी। यहां पे हमने आईपीस को ऐसे एडजस्ट किया कि जो इमेज बनी वो कहां पे बनी, नियर पॉइंट पे बनी। ठीक है, A real inverted and the magnified image is formed at a distance v0 on the other side of the objective by the objective lens। ये तो हमें भी पता है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही थी ऑब्जेक्टिव की वजह से। नॉर्मल एडजस्टमेंट में बेटा मैग्नीफाइंग पावर h2 by h1, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलूंगा इसको मैं, और d by fe, ये तो हम जानते ही थे, है ना। या फिर एक और फॉर्मूला जो मैं लिखता था, v by u d by fe, एक फॉर्मूला ये बन गया था। और अगर वही चीज मैं बात करूं यहां पे, फाइनल इमेज अगर नियर पॉइंट पे बनती है तो इमेज फॉर्मूला बनता था v by u 1 प्लस d by fe। चलो भाई ये कुछ नई बातें नहीं थी, बस तुम्हें एक बार चीजों को रिकॉल करवाना था। ठीक है, h2 by h1 हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर लो, एक ही बात है, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल हलवा है ये सब कुछ। ठीक है, छाप लो इसको भी, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन बनता है इसमें। कर लिया नोट सभी ने, बढ़े आगे। ओके, सो यहां पे एक सवाल दिया गया है, बोला गया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर का है, एक आईपीस है, फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर की है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन 15 सेंटीमीटर है। क्या ये लेंथ ऑफ ट्यूब दे दी उसने? हाँ। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज। तो भाई बताना ऑब्जेक्ट से कितने डिस्टेंस पे किसी ऑब्जेक्ट को मैं रखूं जिससे कि फाइनल इमेज, पहला केस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने,
सेकंड केस इंफिनिटी पे बने, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इन ईच केस, आपको दोनों बताना है। तो पहले तो बताओ कि इमेज अगर डी पे बनती है तो ऑब्जेक्ट को कहां रखूं। सेकंड केस में बोलो इमेज अगर इंफिनिटी पे बनती है तो बताओ डी को ऑब्जेक्ट को कहां रखूं, और फिर दोनों ही केसेस में मैग्नीफाइंग पावर भी बताना है मुझे, ठीक है। तो कर लोगे इस क्वेश्चन को ट्राई, एक बार ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे करना है इसको सॉल्व। कर लिया सॉल्व सभी ने, लगा लिया दिमाग। चलो भाई मेरी बारी क्वेश्चन सॉल्व कराने की। क्या क्या गिवन है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, आईपीस का फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर, फिर VO प्लस UE लेंथ ऑफ द ट्यूब 15 सेंटीमीटर। तुम लोग भी सोच रहे होंगे सर ये क्या बात हुई, है ना, लेकिन यही तो बात है बेटा। चलो भाई अब पहला केस मैं सॉल्व करने जा रहा हूं जिसमें VE मुझे D पे मिलेगा। पहला केस जिसमें इमेज कहां पे बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी। तो पहला केस लेने जा रहा हूं जिसमें VE मेरा कितना है, D यानी कि 25 सेंटीमीटर। अच्छा, तो मैं लेंस फॉर्मूला लगाता हूं, यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर आईपीस, यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर आईपीस। बेटा ऐसा करने से क्या हो जाएगा, मैं बताता हूं तुम्हें ऐसा करने से क्या होगा। लेंस फॉर्मूला लगाओगे, FE तुम्हारे पास है, VE तुम्हारे पास है, तो तुम इससे UE निकालोगे। लेंस फॉर्मूला से UE फाइंड करो, UE को यहां पुट करोगे तो VO मिलेगा, VO मिलेगा, FO है तो UO मिल जाएगा, जो हमें फाइनली फाइंड करना है, ठीक है। हाँ भाई, और एक और बात, सेम साइड बन रही थी तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि ये माइनस के साथ आएगा, तो माइनस के साथ भी लगाना है इसको। चलो भाई, तो मैंने बोला 1/V माइनस का 1/U, आई पीस के लिए है इसलिए UE लिख देता हूं, और ये हमने FE हो जाएगा। माइनस का 1/25 माइनस का 1/UE इज इक्वल्स टू 1/6.25। पॉइंट हटाया, 2 0 आ गए। 25 4 100 होते हैं, 25 इंटू 25 जो होता है वो 625 होता है। यहां पे देखा माइनस का 1/25 माइनस का 1/UE इज इक्वल्स टू 4/25। चलो भाई, ये माइनस का 1/25 इधर जाएगा, प्लस का 1/25 हो जाएगा, सो इट कम्स आउट बी माइनस का 1/UE इज इक्वल्स टू 4/25 प्लस 1/25, so minus का 1/UE comes out be 5/25, सॉल्व करा 1/5, so UE comes out be माइनस का 5 सेंटीमीटर। ये बात तो समझ आ गई कि भाई आईपीस से लेफ्ट साइड में 5 सेंटीमीटर पे मुझे क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ये वो ऑब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाई थी, याद है। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता था, इमेज बनाता था, फिर वो इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करता था। ये उसकी डिस्टेंस लेंगे फ्रॉम द आई पीस। UE को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो VO मिलेगा। फिर सेम काम मैं ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए भी काम करूंगा। देखो मैंने फॉर पीस लिख दिया, ओहो, फॉर आई पीस। तो जो काम आपने आई पीस के लिए किया है वही काम अब आप ऑब्जेक्टिव के लिए भी करने जा रहे हो। करें क्या, पहले VO कैलकुलेट करते हैं ना, सो VO भी कैलकुलेट करते हैं। चलो भाई आओ, यहां पे आओ, ये सब मिटा देते हैं। सिंस वी नो दैट VO plus UE is equals to 15 centimeter, so VO plus of 5 is equals to 15 centimeter। मैंने बोला ना सिर्फ मैग्नीट्यूड लो, साइन को भूल जाओ। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव जो है वो 10 सेंटीमीटर पे बन रहा था, मतलब इमेज डिस्टेंस मुझे मिल गई है। नाउ यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव, हाँ जी, so 1/VO माइनस का 1/UO इज इक्वल टू 1/FO, 1/10
माइनस का 1/UO इज इक्वल्स टू 1/2, 1/UO इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस का 1/2, 1/UO एलसीएम जो आएगा वो 10 ही रहेगा, 1 माइनस का 5 माइनस का 4/10 माइनस का 1/2.5। चलो भाई, बहुत ही शानदार। सो यहां से UO मिलता है माइनस का 2.5 सेंटीमीटर। सिर्फ पहला केस सॉल्व करा है अभी तक मैंने, देख रहे हो तुम, सिर्फ पहला केस सॉल्व किया जिसमें इमेज कहां पे बन रही थी, लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन यानी कि नियर पॉइंट यानी कि 25 सेंटीमीटर पे। तो यहां पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो जाके आपको फाइनल इमेज डी पे मिलेगी। अगर ऑब्जेक्ट को आपने 2.5 सेंटीमीटर पे रखा फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, अगर आपने ऑब्जेक्ट को 2.5 सेंटीमीटर पे रखा फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, तो फाइनल इमेज कहां पे बनेगी, डी पे यानी नियर पॉइंट पे बनेगी। अच्छा, इस केस में मैग्नीफाइंग पावर भी मांग रहा है वो, तो मैं एक काम करता हूं, पहले इसी को पूरा सॉल्व कर देता हूं और इवन यहां पे मैग्नीफाइंग पावर भी निकाल देता हूं। बेटा इस केस का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, VO/UO 1 प्लस D/FE, यही था मैग्नीफाइंग पावर इस केस में। अरे जब फाइनल इमेज डी पे बन रही है, नियर पॉइंट पे बन रही है, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला यही तो था। सो VO 10 है, UO हमारा 2.5 आ चुका है, 1 प्लस D की जगह 25 और FE की जगह 6.25। क्या ये बात सही रहेगी? बिल्कुल, कोई गलती तो नहीं करेंगे इसमें हम लोग। सो 25 को ये काट दिया, ये बन जाएगा 4, और मैग्नीफाइंग पावर तो वैसे भी तुम भी समझते हो नेगेटिव बनने वाली है यहां पे, है ना। सो माइनस का साइन लगा दिया, माइनस के साइन के साथ। अरे VUO माइनस का 2.5 है ना, सो 1 प्लस पॉइंट हटाया 0 0, 25 को 100 से और 25 इंटू 25 4 जा, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ आ रहा है माइनस का 20। सो ओवरऑल जो मैग्नीफाइंग पावर मिल रही है वो कितनी मिल रही है, माइनस का 20 मिल रहा है यहाँ पे। ओवरऑल जो मैग्नीफाइंग पावर इस केस में मिलता है, इट कम्स आउट बी माइनस का 20। मैग्नीफाइंग पावर नेगेटिव आया, तुम भी समझते हो क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा रखा था, उसकी इमेज उल्टी बन रही है ना। नहीं है, नहीं बनती, नहीं है भरोसा मेरे पे, डायग्राम दिखा दूंगा यार, इससे ज्यादा तो क्या कर सकता। और से हमारा पहला पार्ट सॉल्व हुआ है जिसमें इमेज कहां पे बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है। सेकेंड केस जहां पे इमेज, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, अब उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो सेकेंड केस सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें जो फाइनल इमेज है वो इंफिनिटी पे बनेगी। सो सेकेंड केस, व्हेन फाइनल इमेज formed at infinity, formed at infinity। तो बेटा इस केस में VE जो होगा वो तो इंफिनिटी हो गया, UE जो होगा वो F हो जाएगा। सही बात नहीं है क्या, गलत बात बोल रहा हूं क्या मैं? तुम भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूं। VE इंफिनिटी है, UE जो है वो FE के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में UE मिल गया, FE है। सो UE कम्स आउट बी 6.25 सेंटीमीटर। तो भाई लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या था, लेंथ ऑफ द ट्यूब वो था 15 सेंटीमीटर। हाँ जी, तो क्या बोले, VO प्लस UE इज इक्वल्स टू 15, VO प्लस का 6.25 इज इक्वल्स टू 15। सो VO कम्स आउट बी 15 माइनस का 6.25। कैलकुलेशन है भाई, कुछ भी नहीं है नया बात। अरे यार, अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी तो ऑब्जेक्ट को यानी कि FE के बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन में FE दे रखा है, इट इज 6.25, तो UE 6.25 हो गया। लेंथ ऑफ द ट्यूब तुम्हें ही बोला था ना 15 सेंटीमीटर, तो VO प्लस UE 15, VO प्लस 6.25 15, तो VO 15 माइनस 6.25 कितना होता है, 15.00, 6.25, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और यहां पे कितना बनेगा 14, 8 6 14 होते हैं, तो 8.75 इज द VO। सो आपको जो VO है वो मिला 8.75। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं यूज करने जा रहा हूं लेंस फॉर्मूला। सो यूजिंग
लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आप लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1/VO माइनस का 1/UO इज इक्वल्स टू 1/FO करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करोगे तो VO की जगह 8.75 पुट कर दूं, तो 1 डिवाइड बाय 8.75 माइनस का 1/UO इज इक्वल्स टू 1/2। सो 1/UO इज इक्वल्स टू 1/8.75 माइनस का 1/2। कैलकुलेशन आ गई है ना, पॉइंट हटाया, 0 0 आया, 5 से कुछ काटने की कोशिश करते हैं। 5 से ये 20 टाइम्स आएगा, 5 1 जा 5, 3 5 3 जा 5 7 जा 35 और 2 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। चलो भाई अब अच्छा लग रहा है थोड़ा। 35 और 2 का एलसीएम जो होगा 70 बन जाएगा। सो 1/UO इज इक्वल्स टू 4/35 माइनस का 1/2। 1/UO इज इक्वल्स टू 70, 8 माइनस का 35। 35 माइनस 8 कितना होता है भाई? 8 5 कितना हो गया? 8 15 है ना, 8 7 15 होते हैं। चलो भाई 27 हो रही है, तो इट कम्स आउट बी माइनस का 27 डिवाइडेड बाय 70। सो सॉल्विंग दिस पार्ट, UO का जो वैल्यू मिलने वाला है इट कम्स आउट टू बी माइनस का 70 डिवाइड बाय 27 सेंटीमीटर। चाहो तो सॉल्व कर लो, ना चाहो तो यहां पे लाके छोड़ दो, कोई मना नहीं करेगा, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं होगी इसमें। ठीक है, कोई समस्या इसमें? सिंपल कैलकुलेशन है भाई। मैंने सोचा इसको फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं ताकि मेरा काम आसान हो। पॉइंट्स में डेसिमल में था, मजा नहीं आ रहा था सॉल्व करने में, तो मैंने सॉल्व करा। 4/35 आया, 4/35, 35 2 जा 70 होते हैं। सो 35 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 35 जा 8 माइनस 35 माइनस का 27/70। UO माइनस का 70/27 आ रहे हैं। काफी है वो, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। सॉल्व भी करना चाहोगे तो कितना करोगे? 7 3 जा 21, 3 2 6 7 8 हो जाएगा। 2 से कटो, 7 2 14, 2 4, हाँ 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू बनेगी इसकी, पर मैं नहीं चाहता हूं इतना ज्यादा सॉल्व करो, यहां पर काफी है। अब मैग्नीफाइंग पावर निकालने की है ना, तो मैग्नीफाइंग पावर जब हम इसका फाइंड करेंगे तो इसको अगले पेज पे कर लेता हूं। क्या बनेगा भाई? नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर क्या था? V/U इंटू D/FE। क्या बोले हुए? VO कितना निकला था? 8.75। देखो 8.75, UO 70/27। तो इसको कर लो भाई, VO/UO करना पड़ेगा। 8.75 डिवाइड बाय 70/27, 8.75 डिवाइडेड बाय 70/27 माइनस में चल रहा है, और 25 डिवाइडेड बाय FE 6.25। डॉट से डॉट हटाएंगे, 27 ऊपर जाएगा। 875 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 625। ठीक है, 5 से 5 से मार दें इसको, 25 से 25 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया ये। फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 6 7 8, 3 हो गया। 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, फिर 5 5 जा 25, फिर काट दो इसको 5 से, तो 5 से 3 जा 15 और 5 से, है ना, सही बात है ना, 5 3 जा 15 तो 5 5 25। फिर और काट सकते इसको, हाँ काटो सर, 7 से, और 7 से काटते, 7 10 जा 70, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, तो माइनस में 27/2, आई थिंक इट कम्स आउट बी कितना? 13 2 जा माइनस का 13.5 आ रहा है इसका मैग्नीफाइंग पावर। उसका जो मैग्नीफाइंग पावर है वो 13.5 नेगेटिव में आएगा, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। माइनस का 13.5 नेगेटिव में आ रहा है, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। हाँ जी बिल्कुल, यहां पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोनों पोजीशंस पे हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी फाइंड किया, दोनों ही पोजीशंस पे हमने मैग्नीफाइंग पावर को भी फाइंड किया। तो छापना शुरू कर दो, यहां से नोट करना शुरू कर दो। ये पूरा नोट करना है, किया नोट? फिर यहां पे आओ, यहां पे आके रुको, मैं बताता हूं कहां से नोट करना है इसको। ये तो है ही सही, हाँ यही है ना, इससे पहले वाला तो नहीं ना? ना, ये तो हाँ यही है, ठीक है। यहां से पूरा छापो इसको, जल्दी से छाप लिया।
ये भी कर लिया नोट, ये भी कर लिया नोट, पक्का, सच में, बहुत बढ़िया भाई। अगर तुम्हें कोई समस्या आती है तो भाई टेलीग्राम पे मेरे साथ जोड़ सकते हो। मैं तुम्हें एक और आईडी शेयर कर देता हूं, यहां पे मैं अवेलेबल हूं और इनफैक्ट तुम्हारे डाउट्स देने के लिए अवेलेबल हूं यहां पे ना। तो तुम्हारे फिजिक्स में कोई भी समस्या आए, कोई भी दिक्कत आए, मुझे कोऑर्डिनेट कर सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है। सो टेलीग्राम पे आई एम अवेलेबल, तो यहां पे आके अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो तुम्हें लगे कि सर फिजिक्स में ये क्वेश्चन समझ नहीं आया और मैं आप तक कैसे पहुंचाऊं, तो इसके जरिए तुम मुझ तक पहुंचा सकते हो, राइट, @maxwell demons। यहां पे मैं अवेलेबल हूं और मैं तुम्हारे डाउट्स डेफिनेटली सॉल्व करूंगा, ओके। चलिए भाई, सो ये थी कहानी हमारे माइक्रोस्कोप की, और यहां पे हमारा एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो जाता है। अगला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो है टेलीस्कोप, जिसको कि हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। बाकी आज के लेक्चर में तुम्हें कोई भी समस्या हो तो मैंने बता दिया, टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो @maxwell demons पे। अपार्ट फ्रॉम दिस तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग वीडियो को दोबारा देख सकते हो। वीडियो को दोबारा देखने के लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे आओ और वहां पे आके लेक्चर को देखो, क्योंकि यहां पे हमने सारे लेक्चर्स को अरेंज करके रखा हुआ है सो दैट आपको ये सारे लेक्चर्स बहुत इजीली मिल जाएंगे। सिंपल सा काम करना है, गूगल पे जाना है, magnetbrains.com सर्च करना है, तुम्हारे सामने ऐसे पेजेस खुल जाएंगे बढ़िया मस्त तरीके का। जैसे कि मैं पार्ट 2 यानी बुक नंबर 2 सॉल्व करा रहा हूं, तो मेरे वीडियोस यहां पे आपको मिल जाएंगे, ओके। क्लिक करोगे इस पे तो तुम्हारे सामने एक ऐसा फॉर्मेट आएगा जहां पे हमने पूरा समराइज किया कि क्या क्या चीजें हम यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं, और नीचे आओगे तो आपको वो चैप्टर्स भी मिल जाएंगे जो हमने कवर करवाए हैं अभी तक। तो इन चैप्टर्स में जाओगे, जैसे रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट चल रहा है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे क्लिक किया तो आपको आज का जो लेक्चर है यहाँ पे मिल जाएगा। देखो YouTube पे तुम वीडियो को सर्च करोगे, डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं वहां पे, तो उन डिस्ट्रैक्शंस को हमने दूर करने की कोशिश की है और यहीं पे सारे लेक्चर्स आपके अरेंज करके दे दिए हमने। तो आपका टाइम भी बचेगा और आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगे, राइट। सही, आपको डेफिनेटली मिलेगा और ये सारी फ्री है भाई। ऐसा कोई नहीं होगा कि वेबसाइट पे आके देखोगे तो तुम्हें इसका कोई चार्ज देना पड़ेगा। ये बिल्कुल फ्री है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2 लेक्चर देखने के बाद तुमसे कोई बोले कि भाई साहब तुम्हें ये कूपन कोड लगाना है, इससे इतना % डिस्काउंट मिलेगा और ये वाला सब्सक्रिप्शन ले लो। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री है भाई, ठीक है। तो भले तुम 1 लेक्चर देखो, 2 लेक्चर देखो, 100 लेक्चर देखो, 1000 लेक्चर देखो और 1000 बार देखो, कभी भी कोई पैसा नहीं मांगेगा, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे वेबसाइट पे मिलने वाली है। सो बस आज के लिए इतनी ही बातें हैं। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर तुम्हें पसंद आया होगा। पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर कर देना, शेयर करते हो अपने दोस्तों से, उनको बताते हो ना कि भाई यहाँ पे ऐसे जबरन वाली पढ़ाई हो रही है एकदम, है ना। और अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, सो दैट आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, राइट। चलिए भाई, तो आज के लिए बस इतनी ही बातें। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे टेलीस्कोप की। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।